व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्टाफिंग और डायरेक्टिंग का हमें आज प्रिपरेशन करना है और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने शुरू कर दिया होगा काम। बट उसी में मैंने सोचा मैं आप लोगों को वीडियो दोबारा दे दूं। तुम्हें ढूंढने में प्रॉब्लम आती है, स्टाफिंग डायरेक्टिंग के पार्ट्स बने हुए हैं, तो मैं तुम लोग को वीडियो दे रहा हूँ वन शॉट स्टाफिंग प्लस डायरेक्टिंग। ये काम आज पूरा करना है। कोशिश करना 1.5x या 1.25x पे। अगर तुम लोग थोड़ा और अच्छे से कर पाओगे तो टाइम सेव हो जाएगा। अगर तुम्हें पहले करा हुआ है तो 1.25 1.5x पे वीडियो को करो और बहुत अच्छे से तैयारी करो। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो नॉर्मल स्पीड पे ही देखो, तब भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। आज स्टाफिंग और डायरेक्टिंग करना है एट एनी कॉस्ट। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए जल्दी से स्टाफिंग डायरेक्टिंग शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए जी शुरू करते हैं हम लोग स्टाफिंग के साथ। और स्टाफिंग में सबसे पहले क्या आता है, व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। देखो, आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन होता है जिसमें चीजें प्लान करनी होती हैं कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन अ पर्सन विल डू। मतलब एडवांस में डिसाइड करना कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। ऑर्गेनाइजिंग में आपने डिपार्टमेंट्स बना दिए कि अब इस ऑर्गेनाइजेशन में इतना इतना काम होगा। स्टाफिंग इज ऑल अबाउट स्टाफ। स्टाफिंग किससे रिलेटेड होता है? स्टाफ से, पर्सोनेल से, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे वो। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर फॉर एग्जांपल हम किसी की शादी में जाते हैं और वहाँ पे फोटोग्राफर को काम दे दिया जाए कि बेटा आप मिठाई बना लो, और मिठाई वाले भैया को काम दे दिया जाए आप फोटो खींच लो, गड़बड़ हो जाएगी। मिठाई वाले भैया गुलाब जामुन की फोटो खींचते रहेंगे और फोटोग्राफर वहाँ पे कुछ और ही बना देंगे, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो सही जगह पे सही इंसान का होना जरूरी है। तो स्टाफिंग इज बेसिकली व्हाट? स्टाफिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड। एक तो आपको पोजीशंस भरनी है और उन्हें भरे रखना है, बार बार लोग चेंज ना करें द पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सही इंसान सही जगह पे होना चाहिए, हु इज हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, हु विल डू द राइट जॉब एट द राइट टाइम। सारी चीजें परफेक्ट होना चाहिए। इट इज ऑल अबाउट स्टाफ। स्टाफिंग यही है, सही इंसान सही जगह पे हो, जिसके पास सही क्वालिफिकेशन हो, वो सही काम करे सही समय पे। यही स्टाफिंग है, समझे। स्टाफिंग के बाद हमारे पास इंपॉर्टेंस आता है कि व्हाई स्टाफिंग इज इंपॉर्टेंट। सही इंसान का सही जगह पे होना क्यों जरूरी है। सबसे पहले लिखा हुआ है स्टाफिंग फंक्शन इज नीडेड टू फिल द जॉब पोजीशंस। जो भी जॉब पोजीशंस है, लाइक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी मार्केटिंग मैनेजर की जरूरत है, तो वहां पे मैं उस इंसान को रखूंगा जिसको मार्केटिंग आती है, जो मार्केटिंग में कॉम्पिटेंट है, जिसकी वो स्किल है। अब जिसे मार्केटिंग ही नहीं आती, मैं उसको वहां क्यों रखूंगा? समझ रहे हो। तो सबसे पहले स्टाफिंग जरूरी होती है ताकि आप जो रोल को फिल कर पाओ एक कॉम्पिटेंट पर्सोनल से। कॉम्पिटेंट मतलब जिसके पास वो स्किल है। ठीक है, देयर विल बी नो यूज ऑफ जॉब पोजीशन अनलेस एंड अंटिल दे आर ऑक्यूपाइड बाय द एम्प्लॉइज, and through staffing function only that employees are appointed to fill the vacant job। ठीक है, उसके बाद प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। सही इंसान सही जगह पे होना चाहिए। प्रॉपर सिलेक्शंस होते हैं, प्रॉपर टेस्ट होते हैं, क्राइटेरिया होता है, फिर हम स्टाफ को सेलेक्ट करते हैं। तो स्टाफिंग आपको मदद करता है टू फाइंड द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। पहले वाले में जॉब का पोजीशन फिल करने पे फोकस करा जा रहा है, ये पॉइंट फोकस किस पे कर रहा है? जॉब पोजीशन पे, कि जॉब पोजीशन कॉम्पिटेंट पर्सन फिल करे। और ये फोकस कर रहा है कि सही इंसान कैसे ढूंढे। ठीक है, इसके बाद ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। आपको ग्रो करने में भी मदद करता है स्टाफिंग। जब सही इंसान सही जगह पे काम कर रहा होगा तो ऑब्वियसली आपका काम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ हो रहा होगा, आपका काम बढ़ेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ेंगे, सारी चीजें बढ़ेंगी, तो ग्रो करोगे या नहीं करोगे, ये लिखा हुआ है। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है वहां पे ह्यूमन रिसोर्स का। सर प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है मतलब कि जब प्रॉपर स्टाफिंग आप करते हो ना, तो आपको पता होता है कि कितने लोगों की नीड है। आपका ऑर्गेनाइजेशन ओवर स्टाफ्ड तो नहीं है, यानी कि ज्यादा लोग तो नहीं बैठ रहे, या अंडर स्टाफ्ड भी तो नहीं है, कम लोग तो नहीं बैठ रहे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी लोगों की आपके नीड है उतने ही लोग वहां पे बैठ रहे हैं। यानी कि यू मस्ट नो कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स का हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये स्टाफिंग में पता चलता है। क्या लिखा है? थ्रू मैन पावर प्लानिंग। हम प्लान कर लेंगे और जॉब एनालिसिस कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चाहिए और किस तरीके के एम्प्लॉइज चाहिए। ठीक है, सो देयर इज नो चांस ऑफ अंडर स्टाफिंग और ओवर स्टाफिंग। ओके, हेल्प्स इन कंपीटिंग। आपको मदद करता है कंपीट करने में। देखो, हर बिजनेस में कंपटीशन होता है। अगर आपका स्टाफ अच्छा है ना, आप आगे बढ़ के ग्रो करोगे और आप अपने कॉम्पिटिटर को ऐसे हरा दोगे, ऐसे।
क्यों हरा दोगे ऐसे? क्योंकि यार तुम्हारे पास मैन पावर है, एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे लोगों से चलता है, समझ रहे हो? तो हराना आसान है ना यार, है ना? तो हेल्प्स इन कंपीटिंग, टू ऑर्गेनाइजेशन कैन इजीली एक्वायर सेम टाइप ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स। मशीनें तो सेम ढूंढ लेंगे, लेकिन क्या सेम माइंडसेट वाले लोग ढूंढ पाएंगे? फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, व्हाट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू विन द अदर इज एफिशिएंट स्टाफ। अच्छा स्टाफ मदद करता है ये सारी चीजें ढूंढने में, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन विद एफिशिएंट स्टाफ कैन ईजिली विन ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। उसके बाद इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल। अब यार अगर मुझे मार्केटिंग आती है और मुझे आप फाइनेंस पे बिठाओगे तो मुझे सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे फाइनेंस आता ही नहीं है। अगर मुझे मार्केटिंग आती है तो मुझे मार्केटिंग का काम दो, मुझे फाइनेंस आता है तो मुझे फाइनेंस का काम दो, तो ही तो मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मेरा मोरल तभी तो बूस्ट होगा ना। तो ये भी एक छठा पॉइंट होता है जो आपको लर्न करना है। सभी के आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो और आज लर्न करने हैं बेटा जी दो चीजें, एक ये, एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा वो, तब मजा आएगा। अच्छा, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है? देखो बेसिकली ऑल्दो ये चीज हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट व्हाट इज एक्चुअली स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हैं, सब कुछ फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, और स्टाफिंग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। स्टाफिंग में सिर्फ लोगों की बात कर रहा है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ना अलग से डिपार्टमेंट होता है कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है पूरा का पूरा। छोटे ऑर्गेनाइजेशन बस स्टाफिंग खुद ही कर लेते हैं, अलग से डिपार्टमेंट नहीं बनाते। तो ये आप सिर्फ रीड कर सकते हो, ऑल्दो इस सेशन में ये पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है। अच्छा, इसके बाद प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। अगर हम स्टाफिंग प्रोसेस की बात करें तो कहाँ से शुरू होता है? प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग शुरू होता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट से। यानी आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले तो मैन पावर रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करनी है। एस्टिमेट करनी है सर, मतलब थोड़ा सा तो मैं और क्लैरिटी दे दूं, मुझे लगा कि डाउन साउंड हो रहा है थोड़ा सा। एस्टिमेट करने का मतलब होता है आपको फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी पर्सन्स, कितने लोग और किस तरीके के लोगों की आपको जरूरत है, कितने लोगों की जरूरत है और किस तरीके के लोगों की जरूरत है आपके ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में, ठीक है? अब एस्टिमेट करने के लिए कंपनी 3 स्टेप्स लेगी। सबसे पहले कंपनी करेगी वर्क लोड एनालिसिस। लोड का मतलब होता है नीड, लोड का मतलब नीड, और फिर करती है वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क फोर्स का मतलब एक्चुअली वर्किंग। तो सबसे पहले होता है फॉर एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, कंपनी चेक करेगी कि हमें कितने लोगों की जरूरत है, व्हाट इज हाउ मच पीपल वी नीड, कितने लोगों की हमें जरूरत है। दिस इज वर्क लोड, है ना? अब सपोज मुझे देखा कि मुझे 20 लोग चाहिए यार मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, और वर्क फोर्स जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, अभी काम कितने कर रहे हैं? वर्क फोर्स काम कितने कर रहे हैं? 10। तो मुझे लगेगा मैं अंडर स्टाफ दूं, आई नीड 10 मोर पीपल। 20 चाहिए, काम 10 कर रहे हैं, अंडर स्टाफ दूं या नहीं हूं? अब यहां पे आया 20 और काम कर रहे हैं 22, यानी मैं ओवर स्टाफ दूं, 2 लोग एक्स्ट्रा है, उन्हें निकालना पड़ेगा, समझे? तो वर्कलोड और वर्क फोर्स, इन दोनों को कंपेयर करो और फिर आपको पता चल जाएगा आप ओवर स्टाफ्ड हो या अंडर स्टाफ्ड हो, फिर आप अपने हिसाब से स्टाफिंग कर लो, राइट? तो याद रखना वर्कलोड एनालिसिस में आपको करना होता है एनालाइजिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी, जिसकी आपको नीड है, और वर्कफोर्स में होता है एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स, अभी काम कितने लोग कर रहे हैं, सही है? फिर आपको क्या करना है? फिर इनमें सीधा सीधा कंपैरिजन कर दो और आप स्टाफिंग का प्रोसेस आगे बढ़ाओ। एस्टिमेशन हो गया। एस्टिमेशन के बाद क्या करना है? एस्टिमेशन के बाद होता है बेटा जी रिक्रूटमेंट। एस्टिमेशन के बाद क्या होता है? रिक्रूटमेंट। व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करना कि वो आपके जॉब के लिए अप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल आपको 4 लोगों की ज़रूरत है और आए भी 4 ही, तो फिर क्या मज़ा आएगा? अगर आपको 4 लोगों की ज़रूरत है, आपके पास 40 आए, तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होंगे। 4 की ज़रूरत है, 20 आए तो कम ऑप्शंस होंगे। 4 की जरूरत है, 400 आए, और अच्छा स्टाफ मिलने के चांसेस हैं। तो जितने ज़्यादा लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे उतने चांसेस हैं कि आपको अच्छा स्टाफ मिलेगा। तो व्हाट इज एक्चुअली रिक्रूटमेंट? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब। एक जॉब में अप्लाई करने के लिए इंड्यूस करना, लोगों को मोटिवेट करना कि आप अप्लाई करो हमारी जॉब में, आपको पक्का बेनिफिट मिलेगा। दिस इज रिक्रूटमेंट। दिस रिक्वायर्स पोजीशन दैट मे बी फिल्ड अप फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम आउटसाइड। रिक्रूटमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है, ये हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट का मतलब पता होना चाहिए। रिक्रूटमेंट के बाद देन वी हैव सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे होता है सर? फिर हम क्या करते हैं?
जब बहुत सारे लोग आ गए फिर हम उनके कुछ सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं, वो भी हम आगे सिलेक्शन प्रोसीजर में पढ़ने वाले हैं। कुछ सिलेक्शन टेस्ट लेंगे, उन टेस्ट में जितने भी लोग पास होंगे उन्हें हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट में आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होप दी थी कि शायद आपका सिलेक्शन हो जाए। अब मुझे सपोज 4 लोग चाहिए और 40 आ गए, 40 होपफुल है ना कि उन्हें शायद जॉब मिल जाए, तो 40 के लिए वो एक पॉजिटिव प्रोसेस था, बट मिलेगी तो 4 को ही ना, बाकी 36 तो रिजेक्ट होंगे। तो सिलेक्शन को एक नेगेटिव प्रोसेस माना जाता है, रिक्रूटमेंट को एक पॉजिटिव प्रोसेस माना जाता है। एक होप जगाता है, एक होप खत्म कर देता है। तो सिलेक्शन में अब आप सेलेक्ट करते हो, इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ चूजिंग एंड आइडेंटिफाई द बेस्ट कैंडिडेट टू फिल द जॉब पोजीशन। सिलेक्शन एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसमें टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। व्हाट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन? सिलेक्शन कर लिया, अब आप एम्प्लॉय को प्लेस करोगे कि आपकी ये जगह है, आपको यहाँ से काम करना है, उसका ओरिएंटेशन कराओगे। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग में क्या होता है, ओरिएंटेशन में ना आप जान पहचान कराते हो। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया आया तो उसको पता तो होना चाहिए कौन कौन है कौन नहीं है, तो उसकी ओरिएंटेशन होती है, ट्रेनिंग होती है, उसको सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि ये आपके बॉस हैं, ये आपके सुपीरियर हैं, ये आपके सबऑर्डिनेट हैं, सब बताया जाता है ताकि एक बंदा किसी दूसरे बंदे के लिए नेगेटिव एटीट्यूड ना बिल्ड करे। अब फॉर एग्जाम्पल तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, 4 लोगों ने तुम्हें बुला लिया, 2 ने नहीं बुलाया, तो पहले दिन ही तुम्हारे माइंड में ना उनके लिए नेगेटिविटी आ जाएगी, यार ये इगोइस्टिक इंसान है, इसने मुझे नहीं बुलाया, बट हो सकता है वो अपने काम में बिजी हो उस दिन बहुत ज़्यादा। तो ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड बिल्डअप ना हो, दैट इज वाई ओरिएंटेशन कराया जाता है। ओरिएंटेशन मतलब जान पहचान करानी है एक तरीके से। तो ओरिएंटेशन इज इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉय टू अदर एम्प्लॉइज, सही है। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ट्रेनिंग कराई जाएगी, आपके डेवलपमेंट की बात करी जाएगी, आपका स्किल डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें होंगी। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, अप्रेजल के बाद क्या होता है कि आपके ऊपर नज़र रखी जाती है, इवैल्यूएशन करा जाता है कि आप ठीक से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ट्रेनिंग के बाद आप काम करना शुरू करोगे तो अप्रेजल तो चाहिए ना, अप्रेजल मीन्स इवैल्यूएशन। उसके बाद आता है हमारे पास प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। फिर क्या होता है जी, फिर जब आप काम अच्छा कर रहे होते हो तो फिर आपके प्रमोशंस की बातें होती हैं, करियर प्लानिंग की बातें होती हैं, आगे बढ़ने की बात होती है। इट रेफर्स टू बीइंग प्लेस्ड एट अ हायर जॉब पोजीशन विद मोर पे, मोर सेटिस्फैक्शन, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद कंपनसेशन, कंपनसेशन मतलब आपका पेमेंट किस तरीके से होगा। इट रेफर्स टू ऑल द फॉर्म्स ऑफ पे और रिवॉर्ड्स गोइंग टू एम्प्लॉइज। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट जैसे वेजेस, सैलरी, कमीशन, और इनडायरेक्ट पेमेंट जैसे कि एम्प्लॉयर पेड इंश्योरेंस और वेकेशंस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। अच्छा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स? कितने प्रकार की फाइनेंशियल पेमेंट्स होती हैं? सीधी सी चीज़ें हैं। एक तो टाइम बेस्ड प्लान होता है, एक परफॉर्मेंस बेस्ड प्लान होता है। टाइम बेस्ड प्लान होता है कि आपको वीकली, मंथली, एनुअली इतना पैकेज मिलेगा, वो तो होता है टाइम बेस्ड। एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड। तो याद रखना जो पेमेंट्स होती हैं वो 2 तरीके से हो सकती हैं, या टाइम बेस्ड या परफॉर्मेंस बेस्ड। जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतना अच्छा पैसा मिल जाएगा, समझे। तो ये हमारे पास सीधा प्रोसेस होता है पूरा का पूरा स्टाफिंग का। इसके बाद क्या आता है जी, प्रोसेस के बाद हमारे पास आते हैं कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। ये है इंपॉर्टेंट चीज़। एलिमेंट्स कितने हैं स्टाफिंग में? 3, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट। अरे यही तो हमने प्रोसेस में पढ़े थे। रिक्रूटमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करना कि वो हमारे जॉब के लिए अप्लाई करें। सिलेक्शन, अब उनका सिलेक्शन होना कि कौन से लोगों को हम रखेंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उन्हें काम सिखाना, डेवलपमेंट करना उनका, राइट। देखो क्या है रिक्रूटमेंट, द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब द रिक्विजिट पोजीशन में बी फिल्ड अप फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम आउटसाइड। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस एट इट सीक्स टू अट्रैक्ट बहुत सारे सुटेबल कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर अ जॉब। कितने प्रकार के रिक्रूटमेंट होते हैं? देखो 2 प्रकार के। कितने प्रकार के रिक्रूटमेंट होंगे? 2 प्रकार के, इंटरनल, एक्सटर्नल। आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी रिक्रूटमेंट कर सकते हो और बाहर से भी कर सकते हो। सर मतलब ये कि मुझे फॉर एग्जांपल मैनेजर पोस्ट के लिए कोई एम्प्लॉय चाहिए और मेरे पास बहुत सारे लोग मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ही लोअर लेवल्स पे काम कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं को बोलता हूँ कि मैनेजर के लिए मुझे एम्प्लॉय की ज़रूरत है, आप लोग ही अप्लाई कर दो। हो सकता है आप में से ही किसी का सिलेक्शन हो जाए, तो हमारा कितना टाइम बचेगा। हम पहले से उन लोगों को जानते हैं, हमें कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ेगा, कोई बहुत ज़्यादा टेस्ट वेस्ट नहीं लेने पड़ेंगे। बेसिक क्राइटेरिया के साथ मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मुझे चाहिए कोई फ्रेश टैलेंट, नया टैलेंट, कुछ नया, तो वो मैं आउटसाइड से कर सकता हूँ, बाहर से भी कर सकता हूँ। तो रिक्रूटमेंट के 2 सोर्सेज हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है? अंडर इंटरनल सोर्स वेकेंट जॉब पोजीशन इज फिल्ड बाय इंड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। ठीक है, इंटरनल में 2 चीजें आती हैं, प्रमोशन और ट्रांसफर। प्रमोशन, आप एक लोअर लेवल वाले को ऊपर लेके आ रहे हो। देखो नीचे से ऊपर प्रमोशन होता है, इसीलिए इसको वर्टिकल भी बोलते हैं। नीचे से ऊपर आया ना, वर्टिकल बोलते हैं हम प्रमोशन को। और ट्रांसफर होता है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में।
ईस्ट से वेस्ट में, नॉर्थ से साउथ में, साउथ से वेस्ट में, इस तरीके से कि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसफर। ये हॉरिजॉन्टल है, इसमें सेम पोजीशन रहती है, सेम पैसा रहता है, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया। तो ये ट्रांसफर और प्रमोशन में डिफरेंस होता है। ट्रांसफर इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर, वन शिफ्ट टू अनदर विदाउट अ मेजर चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टेटस। ट्रांसफर इज अ गुड सोर्स ऑफ फिलिंग द वैकेंसीज विद एम्प्लॉयज फ्रॉम ओवरस्टाफ डिपार्टमेंट्स। अगर कोई डिपार्टमेंट ओवरस्टाफ्ड है तो वहाँ से निकाल के दूसरे डिपार्टमेंट में डाल सकते हो। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, इसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। प्रमोशन मैंने आपको बता दिया नीचे से ऊपर, तो ये वर्टिकल होता है। अच्छा, एक्सटर्नल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं सर? एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं जब आप बाहर से लोगों को अपॉइंट कर रहे होते हो। इसमें सबसे पहला कौन सा सोर्स आता है? देखो कितने सारे सोर्सेज हैं। इसके अंदर जो सबसे पहला सोर्स आता है वो आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सबसे पहला सोर्स कौन सा आया? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के गेट पे, याद रखना, गेट पे हम लोग स्टिकर लगा देते हैं, बैनर लगा देते हैं, पोस्टर लगा देते हैं कि यहाँ पे हमें इतने लोगों की ज़रूरत है। फिर आते जाते लोग वहाँ पे चेक करते हैं नोटिस बोर्ड पे, उन्हें दिखता है कि यहाँ पे वैकेंसी है, फिर वो अप्लाई कर देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। बिल्कुल सिंपल। देन वी हैव कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर क्या होते हैं? अब लाइक फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में मेरे पास 100 लोग आ गए, मुझे नीड थी 10 लोगों की, 100 आ गए, मुझे 10 ही रखने थे, बट मुझे अच्छे लगे 15 लोग। 15 लोग बहुत अच्छे लगे, सेम पोटेंशियल के थे, बट रखने तो 10 ही हैं। तो मैं क्या करूंगा, वो जो 5 एक्स्ट्रा है ना जो मुझे अच्छे लगे, उनको मैं वेटिंग लिस्ट में डाल दूंगा। वेटिंग लिस्ट मीन्स मैं एक लिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं पोटेंशियल कैंडिडेट्स का नाम रखता हूँ कि मुझे कल को कभी भी जरूरत पड़ी तो पहले मैं इन्हें कॉल करूंगा कि यार आप पिछली बार टेस्ट वेस्ट हुआ था आपका, बढ़िया लगे थे। तो वेटिंग लिस्ट क्या होता है, आपके पास पहले से ही एक लिस्ट होती है जिसमें आपने अपने पसंदीदा लोगों को रखा होता है। तो कैजुअल कॉलर्स में आप उनमें से सिलेक्शन करते हो, उनमें से रिक्रूटमेंट करते हो। एडवर्टीजमेंट आप जानते ही हो, एडवर्टीजमेंट टीवी पे हो सकता है, एडवर्टीजमेंट प्रिंट करा के हो सकता है कि पैम्पलेट्स वगैरह बंटवा दिए, मैगजीन्स में करा दिया। एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी लोग रिक्रूटमेंट करते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और प्लेसमेंट एजेंसीज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और प्लेसमेंट एजेंसीज यूजुअली इंटरमीडियरीज का काम करते हैं। इंटरमीडियरी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक पंडित जी शादी कराते हैं ना, एक लड़के को एक लड़की से मिलवा देंगे, इसी तरीके से ये प्लेसमेंट एजेंसीज और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करते हैं, ये इंटरमीडियरी होते हैं, इनके जानकार दोनों होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कंपनी है और एक हमारे पास जॉब सीकर है जो जॉब ढूंढ रहा है। तो प्लेसमेंट एजेंसी या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करेगा, इन दोनों को मिलवाएगा और दोनों को ही, कंपनी को एक अच्छा कैंडिडेट मिल जाएगा, कैंडिडेट को एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। ये इनका काम होता है। सर फिर इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, ये सरकारी होते हैं, और प्लेसमेंट एजेंसीज जो हैं वो प्राइवेट कंपनीज होती हैं। तो प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज हो सकती हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो सकते हैं। काम दोनों का एक ही है, ये इंटरमीडियरी हैं, इनके लिंक्स में दोनों होते हैं, जॉब सीकर्स भी और जॉब प्रोवाइडर्स भी, दोनों को मिलवाते हैं, ठीक है। कैंपस रिक्रूटमेंट बहुत पॉपुलर है। अगर कॉलेज कैंपस में जाके कंपनीज बच्चों को हायर करती है तो वो कैंपस रिक्रूटमेंट होता है। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या है सर? रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज मैंने अपने एम्प्लॉइज से ही पूछा कि आपकी कोई रिकमेंडेशन है, आपके कोई नोन है, आपके कोई जानकार हैं जो हमें हेल्प कर पाए हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में। उन्होंने ही रिकमेंड कर दिया, वहाँ से रिक्रूटमेंट हो जाता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं? लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं हमारे पास यूजुअली जो लोग लेबर का काम करते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, तो मैं इतनी सारी लेबर कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा? मैं एक कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ूंगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट दूंगा कि मेरा इतने दिन का काम है, मुझे लेबर की ज़रूरत है, मुझे आप ही करके दो सब। तो वो कॉन्ट्रैक्टर के टच में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी लेबर होगी जिन्हें वो कॉल करके फटाफट से बुला लेंगे और मेरा काम करा देंगे। तो वहाँ पर भी बाहर से लोग बुलाए, बट कॉन्ट्रैक्टर ने बुला के दे दिया, उसको हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर बोल देते हैं। देन वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग होता है कि बहुत सारे वेबसाइट्स पे, जैसे naukri.com, jobstreet.com, monster.com, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिस पे जॉब्स मिलती हैं। इन वेबसाइट्स के थ्रू भी रिक्रूटमेंट होता है। एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी, ये एडवर्टीजमेंट और एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी लगभग सेम एडवर्टीजमेंट की बात हो रही है, बट यहाँ पे अलग अलग मीडिया सोर्सेज में ये सिर्फ टीवी के लिए बना दिया। तो इस तरीके से आपके पास एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, रिक्रूटमेंट कर सकते हो। ये सब बाहर वाले सोर्सेज हैं, इंटरनल नहीं है। इंटरनल में 2 थे, ट्रांसफर, प्रमोशन। एक्सटर्नल में ये सारे हैं। सर हमें सारे याद करने हैं क्या? नहीं, आपको केस स्टडी आएगा, केस स्टडी में जो मैं तुम्हें बातें बताई ना वो सब लिखी होंगी, वो आइडेंटिफाई करके लिख देंगे हम। अभी कराऊंगा मैं केस स्टडीज आप लोगों को। अच्छा ये सब हो गया, ठीक है।
ये सब की हमने बात कर ली। इसके बाद वी हैव सिलेक्शन। अब क्या हो रहा है जी, रिक्रूटमेंट हो गया, आपने लोगों को बुला लिया, अब क्या करेंगे, अब मुझे मोस्ट प्रॉमिसिंग और मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट चाहिए। इट रेफर्स टू डिस्कवरिंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट टू फिल द पोजीशन। ठीक है, अब सिलेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिलेक्शन के लिए हम सबसे पहले करते हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। सर प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होता है, जितने भी लोग आए हैं हम उन्हें एक फॉर्म फिल करने को बोलेंगे कि आप ये फॉर्म फिल करो। आपने बहुत सारे रियलिटी शोज़ देखे होंगे, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे वो रोडीज़ हो, चाहे वो बहुत सारे शोज़ आते हैं टीवी पे, आजकल यूथ को पसंद आते हैं। इन शोज़ में अगर जाना है तो पहले वो फॉर्म फिल कराते हैं और फॉर्म के बेसिस पे ही बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं। इसी को बोलते हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। जब ऑर्गेनाइजेशन में भी चीज़ें हो रही होती हैं तो वो पहले आपसे फॉर्म फिल कराएंगे या आपको आपका CV सेंड करने को बोलेंगे, और पहली नज़र में ही अगर आप उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करते, लाइक क्वालिफिकेशन या कोई पर्टिकुलर डिग्री चाहिए वो नहीं है, तो वहाँ पर ही रिजेक्शन हो जाता है। इसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। ठीक है, देन जो जिनका यहाँ पे हो जाता है फिर उसके बाद आते हैं सिलेक्शन टेस्ट। फिर उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं, मैं इसको बोलता हूँ प्यार से पति टेस्ट। कौन से टेस्ट होते हैं, पति टेस्ट। सर पति टेस्ट, P फॉर पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, ट्रेड, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट। ये 5 प्रकार के टेस्ट होते हैं, याद रखना। पति, PATII, सही है, पक्का पेपर में आएगा। पर्सनालिटी टेस्ट में आप एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी चेक करते हो कि वो किस सिचुएशन में कैसा डिसीजन मेकिंग करेगा, घबराएगा या नहीं घबराएगा। ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए पर्सनालिटी टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड में हम बेसिकली क्या करते हैं, एप्टीट्यूड में हम पोटेंशियल चेक करते हैं कि एक इंसान कितनी जल्दी नई चीज़ें सीख सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में हम ये देखते हैं कि उसकी एग्जिस्टिंग स्किल्स कौन कौन सी है, अभी उसके पास क्या क्या स्किल्स हैं, अभी उसको क्या क्या करना आता है। तो इसमें पोटेंशियल चेक करना कि वो कितनी जल्दी नई चीज़ें सीखेगा, इसमें एग्जिस्टिंग कितनी स्किल्स हैं। इंटेलिजेंस में IQ चेक करना कि कितना इंटेलिजेंट है, उसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन कैसा है, मैथमेटिक्स कैसी है, IQ चेक करना। इंटरेस्ट में इंटरेस्ट चेक करना, जैसे मैंने बोला कि मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो मुझे मार्केटिंग में लगाओ, फाइनेंस मत दिखाओ मुझे, है ना। ये सारी चीज़ें हमारी सिलेक्शन टेस्ट में आती हैं। तो पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हो जाएगी, फिर टेस्ट हो जाएंगे। जो लोग ये टेस्ट क्लियर कर देंगे, ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी में ये 5 टेस्ट हों, कोई 2 लेती है, कोई 3 लेती है, कोई 4 लेती है, कोई लेती नहीं है। फिर क्या होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्यों होता है सर, क्योंकि इंटरव्यू से कॉन्फिडेंस पता चलता है, इंटरव्यू से आपको बॉडी लैंग्वेज पता चलता है, इंटरव्यू से आप बात करके जानते हो सामने वाले को। तो बेसिकली प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट, इंटरव्यू। इसके बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। फिर हम क्या करते हैं, हम उन स्टाफ को बोलते हैं जिसका भी सिलेक्शन हो रहा है, हम उसको बोलते हैं आप कोई भी 2 से 3 रेफरेंसेस के नाम दो। रेफरेंसेस मतलब कि आपके टीचर्स के, आपके कॉलेज प्रोफेसर्स के, आपके नेबर्स के, आपके कुछ रिलेटिव्स के, जिनसे हम फाइंड आउट कर पाएँ कि आप इंसान कैसे हो। रेफरेंस लेना कि सही इंडिविजुअल है या नहीं है। बैकग्राउंड चेक करना, भाई कोई क्रिमिनल तो नहीं है, पता चले तुम अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख लो, है ना। उसके बाद फिर आप फाइनली सिलेक्शन डिसीजन करते हो, डिसाइड करते हो कि किसको रखना है किसको नहीं रखना। दिस इज सिलेक्शन डिसीजन। डिसीजन के बाद फिर मेडिकल टेस्ट होता है कि क्या वो इंडिविजुअल प्रॉपर्ली फिट भी है। अगर फिट ही नहीं हुआ फिर तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल के बाद फिर अगर वो यहाँ पे फिट फाइंड आउट होता है तो फिर उसको जॉब ऑफर करी जाती है। जॉब ऑफर में सब कुछ लिखा जाता है कि इतने घंटा काम करना होगा, इतना पैसा मिलेगा। अभी उसके हाथ में है, अगर वो इन टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करता है, फिर वो साइन करके जॉब ऑफर दे, फिर उसका एक फाइनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बन जाता है। तो क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं हमारे पास, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर और देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये आपका पूरा प्रोसेस होता है। स्क्रीनिंग बता दिया मैंने, टेस्ट मैंने आपको सारे बता दिए। देखो इंटेलिजेंस हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, पोटेंशियल कैसा है, पर्सनालिटी, ओवरऑल बिहेवियर कैसा है, ट्रेड टेस्ट, एग्जिस्टिंग स्किल्स कौन कौन सी हैं, इंटरेस्ट टेस्ट, इंटरेस्ट कहाँ है, फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक होंगे, सिलेक्शन डिसीजन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन और फाइनली जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट एलिमेंट आ रहा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आपको सबसे पहले तो ये जानना है कि ट्रेनिंग एक छोटा कॉन्सेप्ट है और डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। सर ट्रेनिंग छोटा कॉन्सेप्ट क्यों है? देखो ट्रेनिंग ना एक स्किल की होती है। लाइक फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कार चलाना सीखें, कार की ट्रेनिंग हो रही है।
डेवलपमेंट होता है ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, राइट। आप पढ़ रहे हो, मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, आपकी ट्रेनिंग हो रही है। डेवलपमेंट क्या होगा? जब आपका ओवरऑल पर्सनालिटी, आप प्रैक्टिकल चीज़ें अप्लाई करोगे, करके देखोगे, आपकी जॉब प्रोस्पेक्ट्स की बात होगी, वो डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ट्रेनिंग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आप जब अलग अलग चीज़ें सीख रहे होते हो ना, इट मीन्स आपकी ट्रेनिंग हो रही है, समझे? तो ठीक है जी। सबसे पहले ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉइज विद रिक्वायर्ड स्किल्स पे काम कराना। It attains to improve performance of an employee on the current jobs or prepare them for any intended job। और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ओवरऑल ग्रोथ होना, ठीक है। देखो, ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जिसमें नॉलेज बढ़ेंगी और स्किल्स बढ़ेंगी। डेवलपमेंट एक प्रोसेस है लर्निंग और ग्रोथ का, वो चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। इट इज़ टू इनेबल द एम्प्लॉय टू डू द जॉब बेटर। ट्रेनिंग में एक एम्प्लॉय अच्छे से जॉब कर पाता है और डेवलपमेंट में उसका ओवरऑल ग्रोथ होता है। ट्रेनिंग एक जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, डेवलपमेंट एक करियर ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, खत्म हो जाएगा, और डेवलपमेंट ऑन गोइंग है, चलता रहता है, ठीक है। अब ट्रेनिंग की क्यों जरूरत पड़ती है? क्या फायदे हैं ट्रेनिंग के? एक ट्रेंड एम्प्लॉय को चीज़ें सीखने में कम समय लगता है, जो ट्रेंड है उसको कम टाइम लगेगा चीज़ें सीखने में। बेटर परफॉर्मेंस, एक ट्रेंड एम्प्लॉय ऑब्वियसली मशीनें वगैरह अच्छे से चलाएगा एज कम्पेयर टू अनट्रेंड एम्प्लॉय, बेटर परफॉर्म करेगा वो। उसके बाद एटीट्यूड फॉर्मेशन, एक ट्रेंड एम्प्लॉय का एक प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है, एक अच्छी स्किल होती है उसके अंदर, बहुत अच्छे से बिहेवियर शो करता है और चीज़ों को अच्छे से मैनेज करता है। और मैन पावर नीड के लिए आपके पास ज़रूरी है, जैसे सम ऑर्गेनाइजेशंस हैव स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी स्टाफ इज़ नॉट अवेलेबल। मतलब कि अलग अलग अच्छी टेक्निक्स हैं, उनके पास स्टाफ अवेलेबल नहीं होता। इन दैट केस ऑर्गेनाइजेशंस अनट्रेंड पीपल को लेती हैं और फिर उनको ट्रेन करती हैं उन स्किल में अकॉर्डिंग टू द नीड। मतलब कि ट्रेनिंग की मदद से आप अपने हिसाब से एम्प्लॉय को ट्रेन कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, उसको बना सकते हो और वो फिर आपके हिसाब से काम कर पाएगा। इसके बाद एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदे होते हैं? अच्छा करियर ऑप्शन, अच्छी अर्निंग, एक्सीडेंट के कम चांसेस क्योंकि ट्रेंड है वो, है ना, और मोराल बूस्ट रहता है। ट्रेनिंग के कितने मेथड होते हैं सर? 2 मेथड होते हैं ट्रेनिंग के, एक ऑन द जॉब, एक ऑफ द जॉब। साथ साथ प्रिपेयर करके चलना, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब होता है लर्निंग वाइल डूइंग, करते करते सीखो, दिस इज ऑन द जॉब। ऑन द जॉब इज लर्निंग वाइल डूइंग। और ऑफ द जॉब क्या होता है? लर्निंग बिफोर डूइंग, मतलब पहले सिखाया जाएगा फिर आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ऑन द जॉब क्या है? देखो, ऑन द जॉब व्हेन द एम्प्लॉइज आर ट्रेन्ड व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग द जॉब, इट इज नोन एज ऑन द जॉब। लर्निंग व्हाइल डूइंग बोलते हैं इसको। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि काफ़ी रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। ऑन द जॉब के सबसे पॉपुलर कौन कौन से मेथड्स हैं? ऑन द जॉब में जो सबसे पॉपुलर मेथड है वो होता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप क्या होता है सर? अभी मैं ना कल अपने हेयर ड्रेसर के पास गया था, मतलब वैसे एग्जांपल ले रहा हूँ। तो जब मैं अपने हेयर ड्रेसर के पास गया, मैं जाके चेयर पे बैठ गया, मैंने देखा एक छोटा चिंटू मेरे बराबर में आके खड़ा हो गया। मैंने कहा चिंटू आप क्या करोगे यहाँ? कह रहा सर मैं ना ऑब्जर्व करूँगा। मैंने कहा ऑब्जर्व करोगे? हाँ। कह रहा मैं ट्रेनिंग पे हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर जो मास्टर वहाँ पे हमारा हेयर ड्रेसर है वो आया, उसने बाल सब सेट कर दिए, लेकिन वो चिंटू 360 डिग्री घूम घूम के देख रहा था कि वो कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा था। तो क्या चिंटू लर्निंग वाइल डूइंग? ही इज लर्निंग वाइल डूइंग। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें देख रहा है, सीख जाएगा। ऐसे ही कारपेंटर के साथ छोटे चिंटू घूम रहे होते हैं कि भाई कील ठोक दे, ये काम कर दे, वो काम कर दे, बैग दे दे, वायर काट दे, ऐसे लोग होते हैं। तो ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है। द वर्कर सीकिंग टू एंटर स्किल जॉब्स आर सेंट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग program which is an on the job training method. The master worker performs the job and learner observes him, ठीक है। When the learner learned all the skills, slowly he start taking up job positions step by step और master worker observer बन जाता है, फिर वो उसकी मदद करता है। दूसरा कौन सा आता है? इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप्स क्या होती हैं? इंटर्नशिप्स यूजुअली आपके कॉलेजेस की कंपनीज के साथ डीलिंग्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं, टर्म्स होती हैं, जिसमें एक कॉलेज अपने बच्चों को भेजता है कि आपने जो चीज़ें किताबों में पढ़ी हैं वो आप प्रैक्टिकली सीख के देखो, आप देखो कि प्रैक्टिकली कैसे होती है। तो एक कॉलेज का बच्चा जब अपनी कॉलेज लाइफ में ही जाके धीरे धीरे प्रैक्टिकल अप्रोच सीखता है, उसको इंटर्नशिप बोलते हैं। वहाँ पे उसको जो पेमेंट मिलती है वो पूरी फुल टाइम जॉब के जितनी तो नहीं होती, बट फिर भी एक अच्छी पेमेंट मिलती है जिसको हम स्टिपेंड बोलते हैं, STIPEND। तो पेमेंट जो मिलेगी उसको स्टिपेंड बोलेंगे। एक कॉलेज का बच्चा जो थ्योरेटिकल पढ़ रहा है वो जाके प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करता है इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में, उसको बोलते हैं इंटर्नशिप्स, ठीक है। इंटर्नशिप्स के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? ओरिएंटेशन और इंडक्शन। ओरिएंटेशन इंडक्शन मैंने आपको पहले ही बताया है। इंडक्शन ओरिएंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय को शुरू में ही उसको इंट्रोड्यूस करवाना,
उसको उसका काम बताना, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग देना, यही सीधा सीधा सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, इंडक्शन या फिर ओरिएंटेशन में। तो इंडक्शन या ओरिएंटेशन क्या बोलता है, देखो यहां पे लिखा है induction or orientation is a process of receiving and welcoming an employee when he first joins the company and giving him the basic information he needs to settle down and happily start work. The purpose of this training is to make the new employee feel like home and develop a feeling of belongingness. ठीक है, then the basic objective of the induction and orientation programs are, सबसे पहले to help the newcomer to overcome his shyness, उसको nervousness ना feel हो, shyness ना feel हो, to build up the confidence, उसका confidence build up हो, and to develop a sense of belongingness and loyalty to ensure that the newcomer do not form any negative attitude. मैंने आपको बताया नेगेटिव एटीट्यूड बिल्डअप ना हो। अच्छा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है? ऑफ द जॉब होता है बेसिकली पहले काम सिखाना फिर काम देना। ऑफ द जॉब मीन्स ट्रेनिंग द एम्प्लॉइज बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर वर्क पोजिशन, which means employees are giving a break from the job and sent for training. This method is more suitable for managerial job positions as conferences, seminars are held to train the managers. अच्छा, कॉमन और पॉपुलर टेक्निक्स क्या हैं ऑफ द जॉब के? क्या क्या कॉमन और पॉपुलर टेक्निक्स हैं? सबसे पहले होता है वेस्टिब्यूल स्कूल। सबसे पहले क्या होता है? वेस्टिब्यूल स्कूल एक ही है इसके अंदर मेनली। वेस्टिब्यूल स्कूल में क्या होता है, देखो कहीं पे ना कई बार कॉम्प्लिकेटेड मशीनरीज यूज़ करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारी फैक्ट्री है जहाँ पे हम कुछ बड़ा प्रोड्यूस करते हैं, गाड़ियाँ बनाते हैं। अब वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन वहाँ पे यूज़ होती है, करोड़ों की मशीन है। अब अगर एक नए स्टाफ को उस मशीन पे लगा दूंगा, हो सकता है वो मशीन सही से हैंडल ही ना कर पाए, हो सकता है वो ख़राब कर दे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक डेमो मशीन बनाते हैं, उसी तरीके की एक एनवायरनमेंट बनाते हैं, उसी तरीके की एक मशीन बनाते हैं और पहले उस स्टाफ को उस पर अच्छे से सिखाया जाता है कि भाई पहले इस पर सीख ले, जब हो जाएगा फिर आपको एक्चुअल काम देंगे। सिमिलरली ऐसे अकाउंट्स में जब बहुत सारी अकाउंटिंग करनी होती है कंप्यूटर्स पे, तो सॉफ्टवेयर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, हैवी सॉफ्टवेयर्स होते हैं और उन पे नुकसान हो सकता है अगर आपने डायरेक्टली एक स्टाफ को वो सॉफ्टवेयर दे दिया। तो पहले उसको प्रैक्टिस कराई जाती है, बिल्स पे, बहुत सारे पुराने बिल्स पे बिलिंग कराई जाती है, सिखाई जाती है अकाउंटिंग, फिर उसको एक्चुअल काम दिया जाता है। दिस इज पर्टिकुलरली ऑफ द जॉब। ठीक है, क्या लिखा है वेस्टिब्यूल में? व्हेन डेलिकेट मशीनरीज आर इन्वॉल्व, जब डेलिकेट मशीनरीज हो, कुछ डेलिकेसी हो काम में, इस तरीके की मशीनरीज इन्वॉल्व होती हैं तो ऑन द जॉब अवॉइड करा जाता है। अ डमी मॉडल ऑफ मशीनरी इज प्रिपेयर्ड, एक डमी मॉडल बनाया जाता है एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओरिजिनल मशीन डमी इज यूज्ड, डमी यूज करते हैं। समटाइम्स द अकाउंटेंट्स हु हैव टू मेक एंट्रीज इन द इन्वेंट्री रजिस्टर और कैश रजिस्टर, दे आर फर्स्ट सप्लाइड डुप्लीकेट रजिस्टर्स, पहले डुप्लीकेट दिया जाता है, उन्हें बहुत अच्छे से चीज़ें सिखाई जाती हैं, फिर काम कराया जाता है। ठीक है, वेस्टिब्यूल स्कूल इज एन ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग विच मेक्स यूज ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑन द जॉब मेथड, मतलब पहले उन्हें सिखा दिया, बेनिफिट ले लिया, उसके बाद फिर एक्चुअल काम दिया। तो ये था हमारे पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और इसी के साथ आपका स्टाफिंग हो जाता है कंप्लीट। शुरू करते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग के साथ कि सबसे पहले डायरेक्टिंग होता क्या है। देखो डायरेक्टिंग नाम में ही है, किसी को डायरेक्ट करना, किसी की हेल्प करना, किसी को गाइड करना, किसी को इंस्ट्रक्ट करना। भाई अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आप एक सुपीरियर हो तो आप अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन तो दोगे, डायरेक्शन तो दोगे, वही डायरेक्टिंग है। क्या है डायरेक्टिंग? Directing functions of management is concerned with instructing, guiding, inspiring, coaching, थोड़ी लाइट बढ़ा दूं तुम्हारे लिए, leading and motivating the employees in an organization so that their efforts result in achievement of organizational objectives। देखो जितने भी functions है ना, वो सब एम तो यही कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाए। ठीक है, अगले पे चलते हैं। डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इनटू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। अब देखो यार, बहुत सारी ये बहुत डिटेल्ड नोट्स हैं, तो आप एज इट इज तो लर्न नहीं कर पाओगे, बट जितना आप यहाँ से हिंट्स ले सकते हो, मैं ये नोट्स इसीलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत मदद मिले इसके अंदर। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। सबसे पहले डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, मतलब कि चाहे प्लानिंग हो, चाहे स्टाफिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, ये सब बेस बनाते हैं कि प्लानिंग में एडवांस में डिसाइड होगा, ऑर्गेनाइजिंग में विभाग बनेंगे, स्टाफिंग में लोग आएंगे, बट काम तो यहीं से शुरू होगा ना। इनिशिएशन ऑफ वर्क यहां से होता है। तो सबसे पहले डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। क्या लिखा है? अदर फंक्शंस प्रिपेयर अ बेस फॉर एक्शन, दैट इज हाउ एक्शन शुड बी कैरिड ऑन, एंड डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। ये शुरू करता है काम की, चलो भाई शुरू करो, अब काम करो, सोचते ही रहोगे क्या। अगला, डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। डायरेक्टिंग रुकता नहीं है, एक मैनेजर एक बार बता के, एक बार गाइड करके नहीं जा सकता, उसको कॉन्टिन्यूअसली एक विजन रखना पड़ता है, एक लुक रखना पड़ता है, और वो कॉन्टिन्यूअसली चीजें बता के चलता है कि इस प्रकार से काम होने वाला है। क्या लिखा है? डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, अ मैनेजर कैन नॉट जस्ट रेस्ट
आफ्टर इशूइंग ऑर्डर्स ही हैज टू कॉन्टिन्यूसली गाइड, सुपरवाइज, मोटिवेट हिज सबऑर्डिनेट्स। इसके बाद डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, यानी टॉप लेवल मिडिल लेवल को डायरेक्ट करेगा, मिडिल लेवल लोअर लेवल को करेगा, लोअर लेवल वर्कर्स को करेगा, यानी ये रुकता नहीं है, ये हर लेवल पे परफॉर्म होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होता है। क्या मैं इसको परवेसिव यूनिवर्सल बोल सकता हूँ? सब जगह सेम फीचर्स आ रहे हैं लगभग मैनेजमेंट वाले, तो डायरेक्टिंग कॉन्टिन्यूस भी है, परवेसिव भी है, इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल बोल दो, या इट इनिशिएट्स एक्शन, ये सब आपके माइंड में सेट होना चाहिए। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑब्वियसली डायरेक्ट तो ऊपर से नीचे ही करोगे ना, नीचे वाला तो आपको बस कुछ आइडिया दे सकता है, सजेशन दे सकता है या कंप्लेन कर सकता है, बताओगे तो आप ही ना करना क्या है, ऊपर वाला नीचे वाले को डायरेक्ट करता है, तो इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसके बाद आता है मेरे पास डायरेक्टिंग इज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे काम शुरू हो जाता है, परफॉर्मेंस की बात होती है। अभी अगला फंक्शन कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग में तो आप चेक कर लेते हो कि काम हुआ भी नहीं है ठीक से, तो डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो फोकस करता है काम के ऊपर, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन। वाई डायरेक्टिंग इज इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्टिंग? सबसे पहले कार्य को काम को शुरू ये कराता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हुआ ना। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो सोचते रहते हैं कल से पढ़ूंगा, कल पक्का पढ़ूंगा, अरे बिल्कुल पक्का पढ़ूंगा, शुरू कर ही नहीं पाते। स्कोर कौन करता है? जो सच में पढ़ाई शुरू कर देता है, जो सच में आगे बढ़ जाता है, जो सच में पढ़ना शुरू कर देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्ट करना, सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होता, इंप्लीमेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या लिखा है? एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग ओनली when they get instructions and directions from their superiors. In the directing function, superior direct the actions towards the predetermined goals of the organization. ठीक है? To integrate employees efforts. Employees के efforts को एक साथ लेके आने के लिए, integrate करने के लिए, सबको साथ में लेके चलने के लिए डायरेक्टिंग जरूरी है। डायरेक्टिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर कोई आपको मोटिवेट करने वाला नहीं होगा, कई बार आप लो फील करोगे, कई बार दो डिपार्टमेंट्स में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा होगा, तो उनका कोऑर्डिनेशन बनाने में भी मदद करेगा एक मैनेजर। तो डायरेक्टिंग क्या करता है? इंटीग्रेशन करके चलता है, सबको एक साथ लेके चलता है। इट इज अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन या गाइडेंस टू एम्प्लॉइज। डायरेक्टिंग फंक्शन डजंट मीन्स गिविंग ऑर्डर ओनली, सिर्फ ऑर्डर देना कुछ नहीं होता। अब हमारे पेरेंट्स हमें डायरेक्ट करते हैं, क्या हमारे पेरेंट्स सिर्फ हमें डायरेक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं? या जब हम लो फील कर रहे होते तो हमारी मदद करते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे होते तो हमें मोटिवेट करते हैं। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा मैनेजर इस फंक्शन को बहुत अच्छे से निभाएगा, सिर्फ काम नहीं देगा, अप्रिशिएट भी करेगा, मोटिवेट भी करेगा। ये सब लिख के आना पेपर में। क्या लिख के आओगे? डायरेक्टिंग फंक्शंस डजंट मीन्स गिविंग ऑर्डर्स ओनली, बट थ्रू directions and instructions the superior try to motivate the employees to perform to their best ability. इसके बाद to facilitate introduction of needed changes in the organization. डायरेक्टिंग की मदद से आप समय टू समय, टाइम टू टाइम रिक्वायर्ड चेंजेस को इंप्लीमेंट करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, अपनी संस्था में। संस्था तो खैर ये है कि प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है, बट जब आपका मैनेजर आपको डायरेक्ट करता है, आपको गाइड करता है, इफ ही इज अ गुड लीडर, क्योंकि एक मैनेजर एक लीडर भी होगा, टीम लीड कर रहा होगा, तो वो ऑब्जर्व करेगा सारी चीजें कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, आसपास क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर क्या नया लेके आ रहा है, तो फिर वो क्या करेगा? टाइम टू टाइम नीडेड चेंजेस भी करेगा, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट तो एक बहुत डायनामिक चीज है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो वो समय के साथ अपने प्लान्स भी चेंज करेगा, ये सब चीजें चेंज करेगा। जनरली पीपल हैव अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज। लोग जल्दी से रेजिस्ट करते हैं, यानी मना करते हैं कि नहीं यार, जो जैसे चल रहा है चलने दो। Effective directing through motivation, communication and leadership helps to reduce such resistance and develop to required cooperation in introducing changes in the organization. For example, if a manager wants to introduce new system of accounting, there may be initial resistance. अगर नया system of accounting लाना है तो शुरू में थोड़ा सा resist करेंगे, लोग मना करेंगे, but एक अच्छा manager, if manager explains the purpose, provides training, motivates and with additional rewards, appreciation, the employee may accept change and cooperate with manager. Appreciation यार, इंसान को appreciation बहुत अच्छा लगता है। आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देते हो ना, मजा आ जाता है कि यार वीडियो बनाए, बच्चों को अच्छी लगी। तो ये एक मोटिवेशन होता है हर इंसान के लिए। टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं ना, तुम्हें गुड मिल जाए, खुशी हो जाती है, एकदम मजा आ गया जी, है ना। तो इंसान अप्रिसिएशन ढूंढ रहा होता है। नेक्स्ट क्या है?
टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छी डायरेक्टिंग से स्टेबिलिटी आती है, बैलेंस आता है, क्योंकि लड़ाई झगड़े नहीं होते, मोटिवेटेड वर्कफोर्स होता है, बढ़िया तरीके से काम चल रहा होता है। इट फॉस्टर्स द कॉपरेशन एंड कमिटमेंट, इट हेल्प्स टू अचीव बैलेंस अमंग वेरियस ग्रुप्स। कितने एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के? देयर आर बेसिकली 4 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स चारों याद रखना, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। सुपरविजन क्या होता है, मैं तुम्हें पहले चारों का मतलब बताता हूं, फिर जो जो हमारे सिलेबस में हम वो पढ़ेंगे। सुपरविजन का मतलब होता है कि पूरे के पूरे वर्कफोर्स को सुपरवाइज करना। सुपरवाइज मतलब एक लुक बना के चलना, एक विजुअल बना के चलना कि किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, ठीक से कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें सुपरवाइज करते हैं, हमारे ऊपर हमेशा से नजर रखते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, अगर आ रही है तो ठीक करने में मदद करते हैं। यही सुपरविजन है। मोटिवेशन इंटरनल फीलिंग है, किसी को आप इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हो कि वो खुद से अर जाती है, उसके अंदर से जज्बा आता है कि वो कुछ अचीव कर ले। मोटिवेशन बाजार में नहीं मिलता। आपने कभी लिया है क्या 2 रुपए किलो मोटिवेशन, 10 रुपए लीटर मोटिवेशन, 400 रुपए ग्राम मोटिवेशन? ऐसा तो नहीं होता ना। मोटिवेशन इंटरनल फिनोमिना है, किसी को अंदर से आएगा हाई मोटिवेशन, मजा आ गया, चलो भाई चलो चलो। मोटिवेशन एक फीलिंग है, ठीक है। इसके बाद लीडरशिप। लीडरशिप आपके अंदर एक स्किल होती है, एक एबिलिटी होती है, जिससे आप दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हो। एक अच्छा लीडर अपने सारे फॉलोअर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, अपने हिसाब से चला के चलता है। कम्युनिकेशन, बातचीत करना, एक दूसरे के साथ आइडियाज, ओपिनियन, सजेशन शेयर करना। ये चारों ही अब हम पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले एलिमेंट के साथ। ये चार्ट वगैरह एग्जाम में बना के आना, तुम्हें नंबर बढ़िया मिलेंगे। सबसे पहले सुपरविजन बाद में पढ़ाऊंगा, सुपरविजन हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट कम्युनिकेशन। शुरुआत करते हैं कम्युनिकेशन के साथ। क्या है सर कम्युनिकेशन? इट कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन या एक्सचेंज ऑफ आइडिया, व्यू, मैसेज, इंफॉर्मेशन, फैक्ट, फीलिंग एटसेट्रा बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, चलता है ना। कम्युनिकेशन, यार बात कर रहे हो आपस में, बाय डिफरेंट मीन्स टू क्रिएट अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद क्या आता है? The communication is a two-way process. Communication एक two-way process है, as it begins with sender and ends when the feedback comes from receiver. मतलब sender से शुरू होता है, मैंने आपसे कोई बात करी, आप तक पहुंची, और खत्म होगा जब आपसे फीडबैक आएगा, ठीक है। Then next is minimum 2 parties are involved. कम से कम 2 लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, एक सेंडर और एक रिसीवर। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में? देखो कम्युनिकेशन प्रोसेस ना यहाँ से शुरू होता है, सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक। सबसे पहले आता है मेरे पास सेंडर। कौन है सर सेंडर? सेंडर एक पर्सन है जो अपना मैसेज कन्वे करना चाहता है। मेरे माइंड में कोई आइडिया आया, कोई थॉट आया, मैं उसको आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आई एम अ सेंडर, मैं सेंडर हूं, राइट। तो सेंडर इज अ पर्सन हु कन्वेज द मैसेज। द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिंस इमीडिएटली व्हेन द आइडिया कम्स इनटू द माइंड ऑफ सेंडर। अगला मैसेज। अब मेरे दिमाग में क्या आया? सिर्फ मेरे होने से बात नहीं बनेगी, मेरे दिमाग में क्या है वो भी इंपॉर्टेंट बात है। आइडिया क्या है? द कंटेंट ऑफ आइडिया और मैसेज सजेशंस विद सेंडर वांट्स टू शेयर विद रिसीवर इज कॉल्ड मैसेज। देन एनकोडिंग। अब मेरे माइंड में कुछ आइडिया आया, मैं आपके सामने आके खड़ा हो गया, समझ गए? समझ गए ना मेरी बात? अच्छे से समझ आ गई ना मेरी सारी की सारी चीजें? तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, सिर्फ मेरे सोच लेने से आप तक चीजें नहीं पहुंचेगी, मुझे अपने थॉट को किसी भी तरीके से एक ऐसी चीज में कन्वर्ट करना होगा कि आपको समझ आ जाए। इसको बोलते हैं एनकोड करना, कि दिमाग से आइडिया का कन्वर्जन करना किसी प्रोसेस के थ्रू कि आपको समझ में आ जाए, यानी मैंने एनकोडिंग करी। रिसीवर कैन नॉट रीड द माइंड ऑफ द सेंडर, सो रिसीवर कन्वर्टेड द आइडिया इनटू लैंग्वेज और अदर कम्युनिकेशन सिंबल, जैसे कि पिक्चर। यहाँ पे रिसीवर नहीं है, सेंडर है। सेंडर कन्वर्ट करेगा, ठीक है, कोई लैंग्वेज में या किसी सिंबल में या किसी पिक्चर में, किसी जेस्टर में। आपने मेरे से पूछा, चीजें समझ में आ गई और मैं ऐसे गर्दन हिला रहा हूं, तो आई एम जस्ट एनकोडिंग थिंग्स आउट, मैं एनकोड कर रहा हूं चीजें, समझ रहे हो। इसके बाद क्या होता है? मीडिया। अब देखो, अगर मुझे आपसे बात करनी है तो किसी ना किसी मीडिया से तो बात करूंगा। मीडिया मीन्स माध्यम, है ना। किसी ना किसी मीडिया से तो या तो मैं मैसेज करूंगा गुड मॉर्निंग, या फिर मैं आपको कॉल करूंगा, या फिर मैं अगर आप मेरे सामने हो तो मैं आपको ओरली सारी चीजें कन्वे करूंगा। तुम एक मीडिया चाहिए कुछ ना कुछ जिससे हम बात कर पाए। मीडिया के बाद होती है डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होता है? लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको मैसेज करा, टक 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 टक, सीधा मेल पे बटन दबाया। अभी मैंने अपने माइंड से पहले एनकोड करा,
कंप्यूटर की लैंग्वेज में, फिर कंप्यूटर की लैंग्वेज से वो डीकोड होगा तब आपके पास आएगा, क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 1 0 1 1 0 1 0, उसको हमारी हिंदी इंग्लिश नहीं समझ में आती, तो वो क्या करता है, वो डीकोड करता है। डीकोड करता है यानी कन्वर्ट करता है उस लैंग्वेज में जिसमें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जैसा मैंने आपको बोला, फॉर एग्जाम्पल सुनो, मैंने आपको बोला कि मैं इंडियन हूँ और मैं ऑस्ट्रेलिया गया और मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मैंने बीच में एक इंटरमीडिएटर हायर करा जो हमारी बात मेरी बात आप तक पहुंचाएगा। आपको हिंदी नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं उसको हिंदी में अपनी बात समझाऊंगा, वो एनकोड कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, एनकोड, अपनी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा हूं इस तरीके से कि आपको समझ में आ जाए। फिर वो जो मीडिएटर है ना, वो डीकोड करेगा इंग्लिश में, वो आप तक पहुंचाएगा आपकी लैंग्वेज में। तो मेरे आइडिया का कन्वर्ट होना एक लैंग्वेज में इज एनकोडिंग, फिर वो बात आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट होना इज डीकोडिंग। समझ गए, सेंडर के लिए एनकोडिंग होता है, रिसीवर के लिए डीकोडिंग होता है, ये याद रखना। इसके बाद क्या आता है, डीकोडिंग के बाद रिसीवर, फिर आप तक बात पहुंच जाएगी। रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव्स द कम्युनिकेशन एंड देन वी हैव फीडबैक। फीडबैक मींस आपको मेरी बात समझ में आएगी तो फिर आप फीडबैक दोगे। फीडबैक कैन बी पॉजिटिव, फीडबैक कैन बी नेगेटिव, है ना, एप्रिसिएशन भी हो सकता है और गाली गलौच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो दैट इज फीडबैक, ठीक है। देन वी हैव नॉइस। नॉइस एक 8वां एलिमेंट होता है जो हम कई बार बोलते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, एनकोडिंग के बीच में, एनकोडिंग और मीडिया के बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाए। कई बार हम कॉल पे बात कर रहे होते हैं, बीच में नेटवर्क भाग जाते हैं या सर्टेन सा डिस्टर्बेंस आ जाता है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज नॉइस, ठीक है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, नॉइस के क्या क्या एग्जांपल्स हैं, पुअर टेलीफोन कनेक्शन, इनअटेंटिव रिसीवर, आप सुनना ही नहीं चाहते मेरी बात, फॉल्टी डीकोडिंग, कुछ अलग ही मतलब निकाल दिया उस ट्रांसलेटर ने, जेस्टर्स एंड पोस्चर्स दैट में डिस्टोर्ट द मैसेज, कई बार आप गलत जेस्टर्स से डिस्टोर्ट कर देते हो मैसेज को, मतलब गलत समझता है सामने वाला। अच्छा, अब कम्युनिकेशन कितने प्रकार की होती है, कम्युनिकेशन 2 प्रकार की होती है बेटा जी, एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वन इज फॉर्मल, अदर वन इज इनफॉर्मल। क्या डिफरेंस है दोनों में, देखो सबसे पहले आ रहा है फॉर्मल। फॉर्मल होती है ऑफिशियल कम्युनिकेशन, मतलब आप जब किसी संस्था में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो वहां पे आपको जितने भी ऑर्डर्स मिलेंगे, जितने भी डायरेक्शंस मिलेंगे, वो सब आपको रिटन फॉर्म में मिलेंगे, यूजुअली मेल पे मिलते हैं, और वहां पे बहुत ही फॉर्मल वे में सारी चीजें लिखी हुई होगी, किस तरीके से लिखी हुई होगी कि टू द पॉइंट, फालतू बात कोई नहीं हो रही, कोई आपका हालचाल नहीं पूछ रहा, कुछ बात नहीं हो रही, सीधा काम की बात हो रही है, वो सब फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ व्यूज और मैसेज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑफिशियल मैटर्स, असाइनमेंट ऑफ टास्क, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टारगेट देना आपको, ऑब्जेक्टिव देना, ये सब फॉर्मल कम्युनिकेशन है। देन फॉर्मल में वर्बल और ओरल चैनल्स, यानी वर्बल और ओरल जो मुंह से बात करते हैं वो अवॉइड करे जाते हैं, यूजुअली रिटर्न चलता है इसके अंदर, नोटिस, लेटर, मेमो, ठीक है। अब फॉर्मल कितने प्रकार का होता है, देखो 4 प्रकार का, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। बड़ा आसान है। अपवर्ड क्या होता है, नीचे से ऊपर बात होना, यानी कि मैंने अपना टारगेट पूरा कर दिया तो मैं अपने बॉस को एक मेल लिख रहा हूँ कि सर मैंने ये कर दिया, अब प्लीज मेरा प्रमोशन करवा दो ना यार, तो वो बेसिकली क्या हो रहा है, अपवर्ड कम्युनिकेशन है। डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे जब टारगेट मिलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, कोई टास्क मिलता है, टारगेट मिलता है महीने का, हफ्ते का, वो सब डाउनवर्ड में आता है। हॉरिजॉन्टल, जब 2 लोग सेम लेवल पे आपस में बात कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर सेल मैनेजर से बात कर रहा है, सेम लेवल वाले, हॉरिजॉन्टल। और डायगोनल होता है एक लोअर लेवल पे, एक अपर लेवल पे, वो इस तरीके से थोड़ा डायगोनल कम्युनिकेशन होती है। इसके डायग्राम्स कैसे होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे, यानी कि द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम टॉप और फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। अपवर्ड, नीचे से ऊपर, ठीक है। और अपवर्ड कम्युनिकेशन जनरली कंसिस्ट ऑफ वर्क परफॉर्मेंस, ओपिनियंस, ग्रीवेंसेस। हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है, बिटवीन 2 और मोर पर्सन वर्किंग एट द सेम लेवल, सेम लेवल पे बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल, मार्केटिंग मैनेजर क्वालिटी की बात कर रहा है प्रोडक्शन मैनेजर से। और डायगोनल होता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द पर्सन्स वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बातें हो रही हैं, जैसे सेल्समैन बात कर रहा है प्रोडक्शन मैनेजर से। एडवांटेज क्या है जी फॉर्मल के, सबसे पहला, क्योंकि लिखित में होता है तो सोर्स ढूंढना आसान होता है कि किसने बात शुरू करी, कितनी बात करी, कैसी बात करी, तो सोर्स आसानी से मिलता है। काफी सिस्टमेटिक है और ऑर्डरली फ्लो चलता है। ऑर्डरली फ्लो मींस कि एक ऑर्डर में सारा काम हो रहा होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉइज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करना आसान होता है, ढूंढना आसान होता है, जिम्मेदारी देना आसान होता है, क्योंकि सब कुछ एक रिटन फॉर्म में, एक प्रॉपर ऑर्डर में हो रहा है।
डिसएडवांटेज क्या होते हैं? पहली बात, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि एक चेन के थ्रू होगी, पहले टॉप वाला मिडिल को बताएगा, मिडिल वाला लोअर को बताएगा, एक ऑर्डर में चलेगी। एक इसके अंदर कोई भी ऐसा गैंग प्लैंक जैसी चीज नहीं है कि कोई किसी से भी बात कर ले, एक ऑर्डर में होती है, थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन इज पास्ड इन एन इम्पर्सनल मैनर, काफी इम्पर्सनल मैनर में चलती है, टू द पॉइंट बात होती है, कोई हंसी मजाक नहीं होता, तो कई बार ना कन्वे नहीं होता इतने अच्छे से कि आप कहना क्या चाह रहे हो। इनफॉर्मल में नॉट बी ट्रांसमिटेड एक्यूरेटली टू अवॉइड द अनफेवरेबल इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। वही बात है, कई बार एक्यूरेट ट्रांसफर नहीं हो पाता, क्योंकि काफी शॉर्ट में आपको लिखना होता है। अब आप एक नोटिस में कितना बड़ा लिखोगे, टू द पॉइंट ही लिखोगे ना, सही। इसके बाद आती है हमारे पास फॉर्मल कितने प्रकार के पैटर्न्स हैं। ऑल्दो पैटर्न्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी कई जगह दिए हुए हैं तो मैं आपको करा रहा हूं, अदरवाइज इनकी नीड नहीं है। सबसे पहला होता है व्हील पैटर्न। व्हील पैटर्न में क्या होता है, एक पर्सन होता है जो यूजुअली लीडर होता है, और वो सबको बस काम दे रहा होता है, सबको बस वो काम दे रहा होता है। देखो कैसा होता है व्हील पैटर्न में, आप लोगों को बताता हूं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये लीडर है, ये बीच में बैठा हुआ है, ये बी को काम दे रहा है, ऐसे ही सी को दे रहा है, ऐसे ही डी को दे रहा है, ऐसे ही ई को दे रहा है। ये इस तरीके से कम्युनिकेशन चल रही है। ये इसको कुछ नहीं बोलेगा, ये भी कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं, बस एक बताएगा, वही हिटलर वाली बात, वो सारी चीजें देगा, बात खत्म। तो सर्कल सा बन गया ना, एक व्हील पैटर्न बोलते हैं इसको। चेन पैटर्न कौन सा होता है? चेन होता है एक पर्सन दूसरे को, दूसरा पर्सन तीसरे को, जैसे चेन चलती है ना, ए बी को बता रहा है, बी सी को बता रहा है, सी डी को बता रहा है, ये चेन में सारा काम हो रहा होता है, ये चेन पैटर्न होता है। फिर सर्कल पैटर्न होता है। सर्कल पैटर्न होता है जिसके अंदर ना दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं इसी में कर दूं, यानी अभी तो मैंने एरो ऐसे लगाए हुए थे ना, अब मैं ऐसे कर देता हूँ कि देखो ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अब ये सर्कल पैटर्न बन गया, ठीक है। इस प्रकार से सर्कल पैटर्न होता है। पैटर्न्स आएंगे नहीं एग्जाम में, कम चांसेस हैं। ऑल सोर्स होता है। ऑल सोर्स होता है कि उसके अंदर यूजुअली क्या होता है, लिंक्ड होते हैं सारे एक दूसरे से, जैसा स्टार होता है ना, स्टार जैसा ऑल सोर्स पैटर्न होता है। यूजुअली ये फॉर्मल में सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज माना जाता है, लाइक इस तरीके से स्टार, सही है, और ए बी सी डी ई, देखो सब एक दूसरे से इस तरीके से बात कर रहे हैं, ये ऑल सोर्स पैटर्न होता है। तो इस प्रकार से भी पैटर्न होता है। एक होता है इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी होता है कि ये दो लोग हैं, एक ए और एक बी, ये कुछ नाराजगी है इन्हें, तो ये अपने बॉस को शिकायत लगा रहे हैं सी को। अभी सी ने क्या कहा, इन्हें इग्नोर कर दिया, चलो भागो यहाँ से, तुम्हारा रोज का काम है ये। तो ये इसके बॉस के पास भी जा सकते हैं, डी के पास, कि ये ना इसने हमारी बात नहीं सुनी, आप हमारी बात सुनो। इसको बोलते हैं उल्टा वी, इन्वर्टेड वी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इसको इन्वर्टेड वी बोलते हैं। तो इस प्रकार के कुछ चैनल्स होते हैं कम्युनिकेशन में। ये देखो सारे के सारे, चेन, व्हील, सर्कुलर, फ्री फ्लो, इन्वर्टेड वी, सारे मैंने आपको बता दिए। देन वी हैव इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल जैसे मैं आती तुम्हें कहूँ और भाई क्या हाल चाल है, सब बढ़िया है, एकदम मस्त, घर में सब ठीक ठाक है, कुशल मंगल है, बढ़िया चल रहा है, सब खाना वाना बढ़िया खा रहे हो ना, सब इनफॉर्मल। मतलब हम आपस में बातें कर रहे हैं, कोई फॉर्मल बात नहीं हो रही, ऑफिस की बात नहीं हो रही, फन कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। तो ये क्या है, द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स हु आर नॉट ऑफिशियली अटैच्ड। ऑफिशियल बात नहीं हो रही, नो फिक्स डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं है। मेरे पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, मैंने आगे 10 ग्रुप में भेज दिया, वो 10 ने आगे 10 ग्रुप में भेज दिया, पता नहीं कहां से चल रहा है, क्या चल रहा है, बस भेजने में लगे हैं भाई साहब फुल। तो ये सब अनऑफिशियल है, ये सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। इसके बाद क्या आ रहा है, जनरली सोशल इंटरेक्शन, फ्रेंडली टॉक्स, नॉन ऑफिशियल मैटर, ये सारे इनफॉर्मल में आता है। अब देखो इनफॉर्मल में सबसे पहले आता है गॉसिप। गॉसिप तो तुम जानते ही हो, गॉसिप जानते हो ना, पड़ोस वाली आंटी को। बस एक बात अगर तुम्हें पूरे एरिया पे पहुंचानी है, आंटी को बता दो बस, फिर देखो तुम, मजा आ जाएगा। तो आंटी ने ये देखो पूरे मोहल्ले में फैला दी, ये गॉसिप है बेसिकली। अब अगर कोई आंटी मेरी वीडियो देख रही है तो आई एम लिटरली सॉरी, बट आपके एग्जाम्पल से ही मैं समझा पाता हूँ सारी चीजें, बुरा मत मानना प्लीज। अंडर गॉसिप 1 person tells many, which means information is with one member and he shares the information with many other members. इसके बाद क्लस्टर। क्लस्टर बड़ा बेहतरीन है। देखो क्लस्टर में ना ए है, ए बोलता है बी को, सी को और डी को, तुम मेरे खास 3 लोग हो, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये बात, तुम प्लीज किसी को मत बताना। फिर बी ऐसे ही अपने 3 खास को बताता है, सी ऐसे ही अपने 2 खास को बताता है, डी अपने ऐसे ही 3 खास को बताता है, सब जगह फैल जाती है। ये होता है क्लस्टर। क्लस्टर में क्या है, अंडर दिस पैटर्न इन्फॉर्मेशन इज शेयर्ड बिटवीन 2 persons हु ट्रस्ट ईच अदर। ठीक है, बस फिर वो ट्रस्ट फैलता फैलता बहुत आगे बढ़ जाता है। इसके बाद होता है हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड में एक चेन होती है, वही ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को। बस ऊपर वाली चेन में फॉर्मल बात हो रही थी, यहाँ पे इनफॉर्मल बात हो रही है। प्रोबेबिलिटी तो आप सब जानते हो, कोई भी कहीं भी किसी से भी जहां जो जिसको मिल गया, अरे एक बात बताऊं तूने, अरे तूने वो बात सुनी,
वो सब प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास इसके एडवांटेजेस। पहली बात, फ्रेंडली रिलेशनशिप्स होती हैं। आपको इनफॉर्मल बात करनी चाहिए, तभी आप एक दूसरे को जानोगे और बर्डन फील नहीं करोगे। इसके बाद इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में मैटर्स वो डिस्कस कर सकते हो जो शायद आप ऑफिशियली कभी डिस्कस करते ही ना, राइट। ये आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता है और एक सेंस ऑफ, एक तरीके से ना लॉयल्टी डेवलप करता है एक दूसरे के लिए कि हाँ यार ठीक है, हम दो मिलके बातचीत भी करते हैं तो बढ़िया है। इसके बाद डिसएडवांटेज क्या होते हैं? पहली बात, काफी अनसिस्टमैटिक होता है और कई बार गलत चीजें फैल जाती हैं। र्यूमर्स स्प्रेड होते हैं इसके अंदर, र्यूमर्स, गलत फैक्ट्स चलते हैं और आप ढूंढ नहीं सकते कि क्या सोर्स है इसका, कहाँ से शुरू हुई। तो गाइज, इट वॉज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। एक ये डिफरेंस है, ये आपका होमवर्क है, आपको ये डिफरेंस पढ़ना है और मुझे कमेंट्स में ये सारे पॉइंट बताने हैं कि इसका क्या क्या मतलब है हिंदी में। मीनिंग बताना हिंदी में एक लाइन में दोनों का, फिर रिलेशन बताना हिंदी में, फिर नेचर बताना, एक्सप्रेशन बताना, चैनल बताना, और ये लो, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको मुझे बताने हैं होमवर्क में, ठीक है। बैरियर्स हम लोगों को नहीं पढ़ने, और इसी के साथ एक एलिमेंट आपका कम्युनिकेशन पूरा है। सुपरविजन में ऐसा कुछ खास नहीं है, तो मान के चलो सुपरविजन कम्युनिकेशन हो गया। शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग, इंड्यूसिंग द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी। किसी को स्टिमुलेट करना, एक इंटरनल पुश देना, इंस्पायर करना कि वो आपको कुछ इस तरीके से मोटिवेट हो जाए या कि इस तरीके से उसमें एनर्जी आ जाए कि वो काम करने की तरफ जाए, एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल टर्म है। साइकोलॉजिकल का मतलब आप उसको पुश नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते, वो इंटरनली आएगी, अगर आएगी तो इट कम्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना, द अर्ज, द ड्राइव, द डिजायर, द एस्पायरेशन, द स्ट्राइविंग, द नीड which are internal influence human behavior। ये सारी चीजें ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल में हैव द अर्ज फॉर पोजेसिंग अ मोटर बाइक। अब किसी के लिए मोटर बाइक का नीड हो सकता है, उसको लगे यार मुझे बाइक लेनी है, उसके लिए काम कर रहा हूँ। किसी के लिए गाड़ी, किसी के लिए हाउस, किसी के लिए रेपुटेशन। तो ये एक साइकोलॉजिकल चीज है। मोटिवेशन साइकोलॉजी से आता है, दिमाग से आता है। मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जब आप मोटिवेटेड होते हो तो आप एक गोल की तरफ भाग के जाते हो, मतलब एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बनता है। एक अच्छा गोल अगर आपका है, आप उस गोल के हिसाब से काम करने के लिए मोटिवेट होते हो। तो क्या लिखा है? मोटिवेशन इंड्यूसेस पीपल टू बिहेव इन सच अ मैनर सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल्स। मोटिवेशन नीड नो सुपरविजन और डायरेक्शन। अगर आप मोटिवेटेड पर्सन हो तो आपको कोई सुपरविजन डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, आप काम करते रहोगे। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कुछ लोग होते हैं जो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करेंगे, कुछ लोग होते हैं जो आपको नेगेटिवली मोटिवेट करेंगे। अब दो टीचर्स हैं, दोनों का ही काम बच्चे को अच्छा रिजल्ट दिलवाना है। एक ने उसको इंस्पायर करके, स्टोरीज इमेजिन करा के, अच्छी माइंडसेट से उसने उसको मोटिवेट करा कि हाँ यार ये आपको करना है, ठीक है, वो पॉजिटिव मोटिवेशन है। और एक टीचर बैठ गया डंडा ले गया, बेटा अगर ना नंबर आए तो फिर देख क्या होगा तेरे साथ, बच्चा तब भी पढ़ रहा है, वो नेगेटिव मोटिवेशन है ना। तो मोटिवेशन दोनों में आ रहा है, काम दोनों में हो रहा है, एक पॉजिटिव वे में आ रहा है, एक नेगेटिव वे में आ रहा है। टू मोटिवेट एम्प्लॉइज, मैनेजर्स यूज वेरियस मोटिवेटर्स। सम मोटिवेटर्स आर पॉजिटिव, सम आर नेगेटिव। पॉजिटिव कौन से होते हैं? जैसे रिवॉर्ड्स, इंक्रीज इन पे, प्रमोशन, रिकॉग्निशन। और नेगेटिव कौन से होते हैं? यूजेस नेगेटिव मीन्स लाइक पनिशमेंट, स्टॉपिंग इंक्रीमेंट्स, पनिशमेंट मिलेगी, आपके इंक्रीमेंट्स रोक देंगे, थ्रेटनिंग, ये सब नेगेटिव है। मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स मतलब मुश्किल है, क्योंकि मैनेजर को ये समझना पड़ता है कि कौन इंडिविजुअल किस चीज़ से मोटिवेट होगा। कुछ लोग जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ होते ही नहीं है, कुछ थोड़ा मोटिवेट होते हैं, कुछ ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। इन ऑर्डर टू मोटिवेट पीपल, अ मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स आर मेंटल फीलिंग्स विच कैन बी मेजर्ड, which cannot be measured accurately. If the manager measures them accurately, then also every person uses different approach to satisfy their needs. काफी मुश्किल होता है उसको पढ़ना। एक मैनेजर पढ़ भी ले तब भी बड़ी प्रॉब्लम से वो उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा। मोटिवेशन इज अ डायनामिक एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। देखो इंसान ना अलग अलग चीज़ों के लिए मोटिवेट होता है और मोटिवेशन चेंज होता रहता है। एक टाइम पे आपको लगा यार वो फ़ोन मेरे पास हो तो मैं एक्सट्रीमली मोटिवेटेड रहूँ। जब आपका वो हो जाएगा ना फ़ोन, तो आपको लगेगा यार ठीक है बस है। जब तक नहीं था तब तक आप उसके लिए मोटिवेटेड थे, जब आ जाएगा तो आपको लगेगा बस ठीक है यार है, फ़ोन है, कोई बात नहीं। तो ऐसे मोटिवेशन काफ़ी समय के साथ चेंज होता रहता है, आप अलग अलग चीज़ों के लिए मोटिवेट रहते हो और कॉन्टिन्यूस है, ये बदलता रहेगा बदलता रहेगा बदलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद आता है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी क्या होता है जी? देखो सबसे पहले ना मोटिवेशन में
अब्राहम मैस्लो एक इंडिविजुअल है जिसका बहुत बड़ा रोल है। अब्राहम मैस्लो कौन है? देखो, इन्होंने अपनी स्टडी करी मोटिवेशन के ऊपर। इन्होंने बोला कि इंसान मोटिवेट होता है अपनी नीड्स के थ्रू। मतलब अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मोटिवेट हो गए, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है तो आप मोटिवेट हो गए ही नहीं। सर इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि द नीड एंड डिजायर इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन मोटिवेशन। द एम्प्लॉइज गेट मोटिवेटेड ओनली फॉर देयर नीड्स। ज़रूरतों के लिए आप मोटिवेट होते हो। इफ द नीड्स आर फुलफिल्ड देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मोटिवेट अ एम्प्लॉई। अगर आपकी नीड्स पूरी हैं तो फिर पॉसिबल नहीं है कि आपको मोटिवेट करा जा सके। एजम्पशन क्या होते हैं? इस थ्योरी को पढ़ने के लिए आप कुछ एज्यूम करके चल रहे हो चीज़ें, जैसे कि लोगों का बिहेवियर उनकी नीड्स पे बेस्ड होता है। लोगों की नीड्स एक ऑर्डर में चलती हैं। किस ऑर्डर में चलती है मैं अभी बताऊंगा। सेटिस्फाइड नीड, जो आपने एक बार एक नीड सेटिस्फाई हो गई तो फिर आपको वो और मोटिवेट नहीं करती है। उसके बाद अ पर्सन मूव्स टू नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ द हायरार्की व्हेन लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। जब आपकी एक नीचे वाली नीड पूरी हो जाएगी फिर आप अब उससे आगे वाली चीज के लिए भागते हो। मतलब एक ही चीज के लिए आप कभी मोटिवेट नहीं रहते हो। एक चीज जब वो मिल जाएगी तो फिर अगली, वो मिल जाएगी तो फिर अगली। ठीक है, इसके बाद ये है मेन चीज जो हमें पढ़नी है। ये एक ऑर्डर है जिस ऑर्डर में हमें नीड्स को पढ़ना है। मैस्लो ने बोला सबसे पहले एक इंडिविजुअल की होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये चार्ट बना लो आप अपनी कॉपीज में फटाफट से, साथ साथ कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लो या फिर चार्ट बना लो, जल्दी से बनाओ। क्या है देखो, मैस्लो ने बोला सबसे पहले एक इंडिविजुअल मोटिवेट होता है बेसिक नीड्स के लिए। मतलब उसकी सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो बेसिक होती है। सर बेसिक मतलब जैसे एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, रोटी कपड़ा मकान। एक इंसान सबसे पहले काम करता है अपनी रोटी कपड़ा मकान के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। एक बार उसकी वो पूरी हो जाए, इन नीड्स को बोलते हैं हम फिजियोलॉजिकल, ये साइकोलॉजिकल नहीं है, फिजियोलॉजिकल। एक बार ये पूरी हो जाए तो फिर इंसान भागता है सेफ्टी नीड्स की तरफ। फिर उसको दो प्रकार की सेफ्टी चाहिए कि मेरी जॉब सेफ्टी हो, यानी मैं फाइनेंशियली सेफ हूँ, और मैं फिजिकली भी सेफ हूँ, यानी मेरा इंश्योरेंस वगैरह भी है, मेरी जॉब भी सेफ है, मुझे कोई जॉब से भी नहीं निकालेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी सेफ्टी नीड्स में आती हैं। पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, प्रॉपर्टी, ये सब सेफ्टी नीड्स में आता है। सेफ्टी के बाद फिर इंसान को चाहिए होता है लव एंड बिलोंगिंगनेस। कोई फ्रेंड्स हो हमारे, है ना, हमारे कोई अच्छे रिलेटिव्स हो, हमारे सुख दुख बांटने के लिए कोई लोग हों, क्योंकि इंसान अच्छा फील करता है लोगों के साथ कि अगर बहुत ज़्यादा लोग खुश होगा तब भी लोगों को बुलाएगा, दुखी होगा तब भी उसको लोग चाहिए दुख बांटने के लिए। तो तीसरी चीज़ होती है लव एंड बिलोंगिंगनेस। देन यू नीड एस्टीम, जिसकी ये पूरी हो जाती है फिर उसको लगता है यार सेल्फ रिस्पेक्ट हो, इज्जत हो सोसाइटी में, कुछ स्टेटस हो अपना। ये क्या है? एस्टीम नीड्स। जब एस्टीम भी पूरी हो जाती है फिर उसको मिलती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब फिर उसको लगता है कि यार मैं जो एम कर रहा था, मैं जो चीज़ अचीव करना चाहता था, मैंने वो अचीव कर ली। वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो मैस्लो ने कहा इस ऑर्डर में नीड्स चलती हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल यानी बेसिक नीड्स, उसके बाद सेफ्टी सिक्योरिटी, उसको सेफ्टी चाहिए किस किस चीज़ की, उसकी फिजिकली एज वेल एज मेंटली, यानी दोनों चीज़ें। उसको जॉब सिक्योरिटी भी हो, उसको फिजिकल इंश्योरेंस वगैरह की सेफ्टी भी हो। उसके बाद उसको लगता है कि यार लव बिलोंगिंगनेस, कोई ना कोई मेरे जान पहचान वाले भी हो, सुख दुख भी बांट सकूँ मैं उनके साथ। उसके बाद वो एस्टीम ढूंढने की कोशिश करता है, वो स्टेटस, रिकॉग्निशन, इज्जत, ये चीज़ें ढूंढता है सोसाइटी में। इसके बाद फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, जो मैं मैक्सिमम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता हूँ वो अचीव कर लूँ, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। ठीक है, अब्राहम मैस्लो, वेल नोन साइकोलॉजिस्ट, his theory was based on human needs. He felt that within every human being there exists a hierarchy of 5 needs. उसने कहा हर ह्यूमन बीइंग में 5 ज़रूरतें होती हैं और हर ह्यूमन उनके पीछे भाग रहा है। सबसे पहली बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, बेसिक रिक्वायरमेंट, सर्वाइवल मेंटेनेंस के लिए वही फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। ठीक है, फिर ये नीड्स कैसे सेटिस्फाई होती हैं? मॉनिटरी इंसेंटिव से। ये याद रखना, ये नीड्स कैसे सेटिस्फाई होती हैं? पैसे से। सही है जी। उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, यानी कि जब फिजियोलॉजिकल सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो फिर लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ठीक है, सेफ्टी में एक तो फिजिकल सिक्योरिटी आती है, यानी इलनेस से, एक्सीडेंट से, फायर से। एक होती है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, यानी कि उसके बाद इतना पैसा हो कि वो फ्यूचर में अपनी नीड्स को पूरा कर पाए। ठीक है, द पीपल हु हैव मोर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स गेट मोटिवेटेड बाय मॉनिटरी इंसेंटिव। ये भी पैसे से पूरी होती है, ये भी पैसे से होंगी, ये भी पैसे से होंगी। अच्छा, इसके बाद कौन सी है? एफिलिएशन या बिलोंगिंगनेस नीड्स। बिलोंगिंगनेस नीड्स कौन सी होती हैं? लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप। ठीक है, ये लोग, ये जितनी भी नीड्स हैं ये किससे फुलफिल होती है? ये बेसिकली होती हैं फुलफिल
टीम वर्क के साथ, फॉर्मल इनफॉर्मल गेट टुगेदर के साथ, सोशल इंटरेक्शंस के साथ, ये ऐसी होती हैं। एस्टीम नीड्स कौन सी होती हैं? एस्टीम नीड्स होती हैं जिसमें रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, ये कैसे सेटिस्फाई होती है? नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। ऐसे लोगों को पैसा नहीं चाहिए होता, उन्हें तो स्टेटस चाहिए, इज्जत चाहिए, रुतबा चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, समझे? इसके बाद होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये क्या है? रीचिंग द एम ऑफ योर लाइफ, कि आपका जो भी गोल था, जो भी एम था, वहां आप पहुंच गए हो। वंस द एम्प्लॉय बिकम व्हाट ही वांट्स टू बिकेम, इट मींस सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज एक्चुअलाइजेशन नीड्स। दीज नीड्स इंक्लूड ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट और अचीवमेंट ऑफ गोल्स। ये बेसिक 5 नीड्स थी। अब ये एक टॉपिक आता है जो इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है इंसान को मोटिवेट कितनी चीज़ों से करा जा सकता है। तो हम बोलते हैं 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है फाइनेंस यानी पैसे से, फाइनेंशियल इंसेंटिव, एक होते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल में डिफरेंस क्या है? देखो, सबसे पहले फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन कौन से होते हैं जिसमें आप लोगों को पैसा देके मोटिवेट करते हो? जैसे सबसे पहले प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव नाम में ही लिखा हुआ है, आपका जो वेजेस हैं, जो आपकी वेजेस हैं वो प्रोडक्टिविटी से लिंक्ड है। मतलब मैंने बोला जितना काम करोगे उस हिसाब से पैसा मिलेगा। आप यूनिट वाइज पैसा दे रहे हो, आप टाइम बेस पे नहीं दे रहे हो कि आप महीने की फिक्स सैलरी, ऐसा नहीं। जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा, जो कम काम करेगा उसको कम पैसा। तो क्या वो मोटिवेशन है प्रोडक्टिविटी से जुड़ा हुआ? अगर मैं अच्छा काम करूंगा, मैं ज्यादा प्रोडक्टिव रहूंगा तो पैसा ज्यादा मिलेगा, है ना? क्या लिखा है? इट इन्वॉल्व्स लिंकिंग पेमेंट ऑफ वेजेस टू इंक्रीज इन देयर प्रोडक्टिविटी at individual or group level, ठीक है? For example, under differential piece wage system, efficient workers are paid higher wages as compared to inefficient workers. आपकी जो wages हैं वो आपकी productivity से link कर दी जाती हैं, तो motivation तो आएगा ना यार। उसके बाद bonus, बोनस भी एक मोटिवेशन होता है। वन टाइम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड, एक वन टाइम रिवॉर्ड मिलता है एम्प्लॉइज को हाई परफॉर्मेंस के लिए। मतलब अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको दिवाली बोनस मिलेगा, न्यू ईयर बोनस मिलेगा, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, इस तरीके के बोनस वगैरह मिलते हैं, ठीक है? देन प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग होता है कि आप बढ़िया काम करो, हम आपको अपने प्रॉफिट में से भी हिस्सा देंगे। मतलब मैंने बोला कि यार हमने एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में जो भी अच्छा काम करेगा सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, उसके साथ जितना अगर हम बढ़िया पैसा कमाएंगे तो उसमें प्रॉफिट में भी शेयरिंग देंगे आपको। तो प्रॉफिट शेयरिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत अच्छा मॉनेटरी इंसेंटिव है जिससे लोग मोटिवेट होते हैं। इसके बाद को पार्टनरशिप। को पार्टनरशिप होता है अपनी कंपनी के शेयर्स देना। लाइक मैंने आपको बोला कि आप मैनेजर हो मेरी कंपनी में, तो आप सैलरी बेस पे काम करते हो, आप मैनेजर हो। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं ना आपको शेयर्स दे दूंगा तो आप मालिक बन जाओगे। यार आपको शेयर मिलेंगे तो आप मालिक बनोगे। यूजुअली अकाउंट्स में भी आपने टर्म पढ़ी है ईसॉप, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसमें एम्प्लॉइज को स्टॉक्स दे दिए जाते हैं, शेयर्स दे दिए जाते हैं। तो अगर एम्प्लॉइज को शेयर्स दे दिए जाए, स्टॉक्स दे दिए जाए, तो उस ऑप्शन में एम्प्लॉइज मोटिवेट रह सकते हैं अच्छा काम करने के लिए, क्योंकि उन्हें सेंस ऑफ ओनरशिप आती है कि हाँ हम ही मालिक हैं, समझे? तो ये बेसिक चीजें होती हैं। द शेयरिंग द प्रॉफिट डजंट गिव ओनरशिप राइट्स टू द एम्प्लॉइज। अंडर स्टॉक ऑप्शन और को पार्टनरशिप द एम्प्लॉइज आर ऑफर्ड कंपनी शेयर्स एट अ लोअर प्राइस, समझे? इसके बाद कमीशन। कमीशन यूजुअली सेल्स वाले लोगों को मिलती है कि अगर आप ज़्यादा माल बेचोगे तो आपको कमीशन देंगे, ये सेल्स वालों को मिलती है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जैसे जब भी आप रिटायर हो गए हमारी ऑर्गेनाइजेशन से तो आपको हम ये पेंशन देंगे या कुछ प्रोविडेंट फंड देंगे, इस तरीके की चीज़ें, ये सब रिटायरमेंट बेनिफिट्स होती हैं। पर्क्स, पर्क्स को हम पर्क्सिट्स बोलते हैं या फ्रिंज बेनिफिट्स बोलते हैं। ये फ्रिज नहीं है, ये फ्रिंज है, ये टाइपिंग एरर है। फ्रिंज बेनिफिट्स जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी दे दी, जैसे कि एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन हो गया, हाउसिंग हो गया, ये सारे बेनिफिट्स पर्क्सिट्स में आते हैं। तो ये सब में देखो पैसे की बात हो रही थी, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात हो रही थी, बट कुछ लोग इनसे मोटिवेट नहीं होते, जिनके पास ऑलरेडी, जो टॉप लेवल के लोग हैं, ऊपर काम कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत पैसा है, उन्हें पैसा नहीं चाहिए। वो किससे मोटिवेट होते हैं? वो होते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से। सर नॉन फाइनेंशियल मतलब पैसे के बिना और क्या मोटिवेट कर सकती है चीज़? स्टेटस। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, आपके आसपास भी होंगे, उन्हें पैसे से मतलब नहीं है, इज्जत से है। उन्हें लगता है भाई मेरी इज्जत ना गड़बड़ हो जाए, बड़ी मुश्किल से बनाई है। तो अच्छा स्टेटस, अच्छी रैंक, अच्छी पोजीशन। मैंने बहुत सारे ऐसे टीचर्स देखे हैं जिनका प्रमोशन होता है प्रिंसिपल की पोस्ट पे, सैलरी सेम, कई बार सेम सैलरी पे ही प्रमोशन होता है। मतलब टीचर से प्रिंसिपल बने बट सैलरी सेम, बट वो खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि उन्हें स्टेटस बढ़ गया उनका। पहले एक नॉर्मल टीचर की तरह देखा जाता था, प्रिंसिपल की तरफ देखा जाता है, तो इज्जत बढ़ जाती है ना। ये नॉन मॉनेटरी हो गया। ऑल्दो जब टीचर टू प्रिंसिपल होता है तो पे में भी इंक्रीमेंट होता है, बट मैं आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि पैसा नहीं बढ़ता, तो वो स्टेटस से मोटिवेटेड रहेंगे, ठीक है? अच्छा, हायर रैंक मिल रहा है उनको। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट,
कई बार अच्छे क्लाइमेट से मोटिवेट होते हैं। लाइक मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है यार दूसरी कंपनी में पैसा तो इतना ही मिलेगा, लेकिन वहाँ का क्लाइमेट बड़ा ज़बरदस्त है, वहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है, वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, वहाँ पे कैफ़े है, चीज़ें हैं बढ़िया बढ़िया, एक ज़बरदस्त चीज़ है वो। तो ये जो है वर्क कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, ये भी एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है हायर लेवल एम्प्लॉइज़ के लिए। उसके साथ करियर एडवांसमेंट, मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए स्किल बढ़ने की, हायर लेवल जॉब्स की, मुझे कुछ नई नई चीज़ें मिलनी चाहिए, प्रमोशंस होने चाहिए। प्रमोशन में क्या होता है, यूजुअली पैसा बढ़ता है, बट कई बार वही बात है कि आपको एडवांसमेंट चाहिए, करियर में एडवांसमेंट, करियर में पुश मिले, अच्छा पोजीशन मिले कोई, ये भी एक नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव होता है। जॉब एनरिचमेंट, एनरिचमेंट का मतलब होता है कि आपको नई नई चीज़ें मिलना, चैलेंजिंग चीज़ें मिलना, आपको जो पसंद है, इंटरेस्ट की चीज़ें मिलना, कि आप ये नया करके देखो, ये ट्राई करके देखो, ऐसे करो ऐसे करो, ये बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज एक्चुअली जॉब एनरिचमेंट। एम्प्लॉइज गेट बोर्ड बाय परफॉर्मिंग रूटीन जॉब्स, they enjoy doing jobs which offer them variety of opportunities to show their skill. By offering challenging jobs, interesting jobs, employees get satisfied and they are motivated. ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन में क्या होता है, जैसे हर नई ईयर पे हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, अवार्ड्स देते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को। तो एम्प्लॉय रिकॉग्निशन एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें आप स्पेशल रिगार्ड देते हो, रिस्पेक्ट देते हो अपने एम्प्लॉइज़ को, विच सेटिस्फाई द ईगो ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। ईगो सेटिस्फैक्शन इज अ वेरी गुड मोटिवेटर. Whenever the good efforts or the positive attitude are shown by subordinate, it must be recognized by the superior. इसके बाद जॉब सिक्योरिटी क्या होता है? जॉब सिक्योरिटी का मतलब आपने एक लाइफ टाइम बॉन्डिंग बना दी एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। एक एम्प्लॉय को बोला तुम चिंता मत करना, तुम हमारे यहाँ काम करोगे, कुछ भी हो जाए तुम्हें नहीं निकाला जाएगा। क्या ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है? क्योंकि कोविड के टाइम में तो सबसे प्रॉब्लम थी जॉब सिक्योरिटी की, अच्छे अच्छे लोगों की जॉब्स गई। तो जॉब सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए। ठीक है। एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन क्या होता है? डिसीजन मेकिंग में उन्हें मौका देना, बोलने का मौका देना, कुछ नया ट्राई करने का मौका देना, उन्हें बोलना कि हाँ ठीक है, आप जब भी हम कोई डिसीजन लेंगे तो आपको भी इन्वॉल्व करेंगे। तो उन्हें लगता है यार अपनी भी इज्जत है, हमें पूछा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। इसके अलावा एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट होता है उन्हें फ्रीडम देना कि आप अपने हिसाब से काम करो, यार यू आर फ्री टू वर्क, जैसा आप करना चाहते हो काम करो, आपको हम इतना फ्रीडम देंगे, इतना फ्रीडम देंगे कि आप क्रिएटिविटी लगाओ, इनोवेशन लगाओ, आप ही मालिक हो ऐसा समझ के काम करो। तो ये कितना बड़ा मोटिवेशन है। पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन एक माइंडसेट में तो फ्रीडम मिल रही है ना कि यार स्ट्रेस ही कोई नहीं है, लोगों का मन करता है ऑर्गेनाइजेशन आने का। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं मोटिवेशन में। तो हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े जिसमें आप पैसे से मोटिवेट हो रहे थे, और बहुत सारे फैक्टर्स ये हैं जिसमें पैसे की बात नहीं होती, इसमें अदर देन मनी ये चीजें हमें मोटिवेट करती हैं। तो दिस वाज गाइज ऑल अबाउट मोटिवेशन। शुरू करेंगे हम लोग लीडरशिप के साथ। लीडरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि एक लीडर ही है जो लीड करेगा और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएगा। तो व्हाट इज एक्चुअली लीडरशिप? लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल। लोग इन्फ्लुएंस होते हैं एक लीडर से टू स्ट्राइव विलिंगली, ताकि वो आगे बढ़े विलिंगली अपनी इच्छा से फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। लीडरशिप इज द आर्ट और द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे विल स्ट्राइव विलिंगली एंड एंथुसियास्टिकली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। ठीक है। क्या फीचर्स होंगे लीडरशिप के? लीडरशिप इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। हमारे देश में इतने बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं जो हमारे देश को आगे बढ़ाते आए हैं। अब यहाँ पे बहुत प्रकार के लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, आपके घर में आपके फादर, आपके पेरेंट्स जो लीड करते हैं हर चीज़ को। तो लीडरशिप सब जगह चाहिए होता है। तो लीडरशिप है क्या? It indicates the ability of an individual to influence other. It tries to bring change in the behavior of others. एक अच्छा लीडर दूसरे के बिहेवियर में बदलाव लेके आता है। लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल्स। आप कॉमन गोल्स अचीव कर सकते हो। लीडरशिप इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। लीडरशिप एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। लीडरशिप इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। और लीडरशिप इंटरपर्सनल रिलेशंस दिखाता है एक लीडर और फॉलोअर्स के बीच में। लीडरशिप स्टाइल्स क्या होते हैं? These styles refers to a leader's behavior. एक लीडर बिहेवियर को दिखाते हैं। A leadership style is the result of the leader's philosophy. लीडर का philosophy, लीडर का personality, लीडर का experience, लीडर का value system, ये सब शो करता है एक leadership style। उसके बाद the most popular classified of leadership styles is based on use of authority. जो हमारे पास सबसे popular leadership styles हैं वो किस बेसिस पे डिवाइड करे गए हैं? अथॉरिटी के बेसिस पे, पावर के बेसिस पे। ठीक है। मतलब कि लीडर किस प्रकार का है
वो किस तरीके से अपनी पावर यूज करता है, यहां से रिप्रेजेंट होता है। 3 प्रकार के लीडरशिप स्टाइल्स हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजी फेयर। अब यहां पे ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजी फेयर की स्पेलिंग याद रखना। 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ऑटोक्रेटिक की बात करते हैं। ऑटोक्रेटिक को हम बॉस सेंटर्ड लीडरशिप बोलते हैं। बॉस सेंटर्ड मतलब बस बॉस है जो है, बाकी और किसी की कोई वैल्यू ही नहीं है। यानी एक लीडर है, यानी एक बॉस है, यही बी को ऑर्डर दे रहा है, सी को दे रहा है, डी को दे रहा है, ई को दे रहा है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जो इसने कहा वो करना पड़ेगा। और ये किसी की सुनता नहीं है, बस अपनी करता है। हिटलर ऐसे करा करता था। हिटलर इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। Autocratic leader exercise complete control over his subordinate. The leader is dogmatic. Dogmatic का मतलब वो बदलना नहीं चाहता, वो चेंज नहीं होना चाहता। Under this style communication is one way. एक तरफ होती है बस, B को, C को, D को, E को बताया जा रहा है। According to the command given by the manager, his following is based on the assumption that reward or punishment what can be given. अगर आप अच्छा काम करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, काम नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। तो ये एक उसका स्टाइल है काम करने का। लीडर गिव्स ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट द सबऑर्डिनेट्स टू फॉलो देम अनक्वेश्चनिंगली। लीडर ऑर्डर देता है और बोलता है फॉलो करो, कोई सवाल नहीं चाहिए। एडवांटेजेस क्या होंगे? क्विक डिसीजन मेकिंग, किसी से पूछना ही नहीं है, फटाफट डिसीजन लेगा। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन सेटिस्फैक्शन टू द लीडर। लीडर काफी मोटिवेटेड रहता है, उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, भाई कोई बोल ही नहीं रहा सामने से। लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स आर नीडेड। आपको कोई बहुत परफेक्ट सबऑर्डिनेट्स नहीं चाहिए, क्योंकि करनी तो लीडर की है, जो वो कहेगा वो करना है, आपको बस फॉलो करना है। तो इतने कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स की जरूरत नहीं है। डिसएडवांटेजेस, कई बार फ्रस्ट्रेशन होता है, मोरल डाउन हो जाता है सबऑर्डिनेट्स का। इनिशिएटिव लेवल तो खत्म ही हो जाता है, क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई डेवलपमेंट नहीं होता उनका। कहाँ पे सूटेबल होता है? वहाँ सूटेबल होता है जहाँ सबऑर्डिनेट अनएडुकेटेड हो, अनस्किल्ड हो, नॉलेज नहीं हो, एक्सपीरियंस नहीं हो, और कंपनी फियर और पनिशमेंट पॉलिसी फॉलो करती हो। फियर और पनिशमेंट का मतलब कि भाई डरा के चलती है अपने ऑर्गेनाइजेशन को। तीसरी चीज कहाँ पे सूटेबल होता है? जहाँ पे लीडर डोमिनेट करना चाहता है डिसीजन मेकिंग को। लीडर ये चाहता है जो मैं कहूँ बस वही हो, उसके अलावा कुछ ना हो। तो इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। डेमोक्रेटिक में देखो डायग्राम से पता चल रहा है, ए इधर बी को भी बता रहा है, उसकी सुन भी रहा है, सी को भी बता रहा है, उसकी सुन भी रहा है। तो एक डेमोक्रेसी फॉलो करी जाती है। इसको ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप बोलते हैं। पहले वाले को बॉस सेंटर्ड, इसको ग्रुप सेंटर्ड। इसमें क्या लिखा है? अंडर दिस स्टाइल a leader takes decision in consultation and participation with the employees. He delegates and decentralizes the authority. Leader follow the opinion of majority. He provides freedom of thinking and expression. He listens to the suggestions, grievances and opinions of the subordinates. Advantages क्या होंगे? Improving the job satisfaction and morale of the employees. Job satisfaction और morale of the employees improve करते हैं। Improves decision making ability of subordinates. Decision making ability सब improve करते हैं। It develops positive attitude and reduce labor turnover. Positive attitude develop करते हैं और labor turnover भी कम से कम होता है। क्यों? क्योंकि लेबर की सुनी जाती है। डिसएडवांटेजेस काफी टाइम कंज्यूमिंग है, सबसे पूछ के सबके साथ कंसल्ट करके काम करना है, समय लगेगा। It may not yield positive results when subordinate prefer minimum interaction with the leader. कई बार अगर subordinate आपसे बात ही नहीं करना चाहते तो आपको positive result नहीं मिलेंगे। इसके बाद consultation may be considered as sign of incompetence of the leader. कई लोग ये समझते हैं कि शायद leader incompetent है तभी consult करके काम कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ खास होता नहीं है, बट लोगों का mindset है। कहाँ पे suitable होता है? जहाँ पे goal of the company क्या होगा? To increase the job satisfaction and independence of the employees. When leader wants to share decision making with the subordinates, जब leader decision making share करना चाहेगा, और जहाँ पे subordinate ने accept करा the goal of organization, जब उन्हें लगता है कि organization का goal ही हमारा goal है, हमारी organization है, वहाँ पे इस प्रकार की चीजें चलती हैं। इसके बाद लेजी फेयर स्टाइल कौन सा होता है? लेजी फेयर को ही हम फ्री रिन भी बोलते हैं। और लेजी फेयर फ्री रिन में ये होता है, देखो ये लीडर है, ये बिल्कुल अलग है, ये एकदम अलग से बैठा है। बी सी डी ई ये लोग काम कर रहे हैं। लीडर ने बोला मैं बस रिसोर्सेज ला दूंगा, मुझे कोई पावर नहीं चाहिए, कुछ नहीं, मैं तुम्हारी मदद कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें गाइड कर दूंगा एक बार बस, उसके अलावा कुछ नहीं। क्या लिखा हुआ है? दिस स्टाइल इन्वॉल्व्स कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सब कुछ आपके सबऑर्डिनेट्स के हाथ में है, ठीक है। इन दिस स्टाइल लीडर अवॉइड्स पावर। लीडर को पावर नहीं चाहिए, वो सिर्फ एक कॉन्टैक्ट है टू ब्रिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। इसके क्या एडवांटेजेस होंगे? जॉब सेटिस्फैक्शन, मोरल काफी हाई रहेगा सबऑर्डिनेट्स का, उनका मैक्सिमम स्कोप है डेवलपमेंट का, और फुल यूटिलाइजेशन और पोटेंशियल का यूज होगा उनके, ठीक है। डिसएडवांटेजेस, सबऑर्डिनेट को कभी गाइडेंस नहीं मिलती, सपोर्ट नहीं मिलता लीडर का, और कई बार लीडर का कॉन्ट्रीब्यूशन इग्नोर होता है, तो गोल्स अचीव नहीं हो पाते। सबऑर्डिनेट्स में वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन, रिजल्ट इन केओस। कभी कभी लड़ाई हो सकती है, सबऑर्डिनेट अलग डायरेक्शन में चल सकते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। कहाँ पे सुटेबल होगा? जहाँ पे सबऑर्डिनेट वेल ट्रेंड है, हाईली नॉलेजेबल है, और सबऑर्डिनेट सेल्फ मोटिवेटेड है और वो जिम्मेदारी खुद से एज्यूम करके काम करना चाहते हैं, वहाँ पे ये चलेगा।
डिफरेंस बताओ अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स में। ऑटोक्रेटिक में डिसीजन मेकिंग लीडर करेगा, यहाँ पे मिलके करेगा, यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स करेंगे। कम्युनिकेशन यहाँ वन वे है, यहाँ टू वे है, यहाँ फ्री फ्लो है, याद रखना। मोटिवेशन टेक्निक, यहाँ फियर पनिशमेंट, यहाँ रिवॉर्ड, और यहाँ पे सेल्फ डायरेक्शन, खुद करना होता है जो भी करना है। डेलीगेशन पहले में होता ही नहीं है, दूसरे में कुछ हद तक होता है, तीसरे में कंप्लीटली डेलीगेटेड रहता है सारी चीज़ें। फोकस लीडर पे रहता है, यहाँ ग्रुप पे रहता है, यहाँ इंडिविजुअल पे रहता है। रोल ऑफ लीडर, लीडर का काम डायरेक्शन देना है, इंस्ट्रक्शन देना है, यहाँ टीम वर्क मेंटेन करना है, यहाँ पे बस सपोर्ट देना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कोई स्कोप इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी का नहीं है, आई स्टाइल बोलते हैं इसको। यहाँ पे इनिशिएटिव क्रिएटिविटी चलती है, वी स्टाइल बोलते हैं, यहाँ पे सब कुछ ही आपको करना है, यू स्टाइल बोलते हैं। आई स्टाइल, वी स्टाइल, यू स्टाइल, याद रखना। इसके बाद डिसिप्लिन, ओबीडियंस और ऑर्डर फुल चलता है, यहाँ पे आइडियाज चेंज होते हैं, यहाँ सेल्फ डिसिप्लिन, खुद को खुद देखना है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है डायरेक्टिंग वो हो जाता है कंप्लीट। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, हम लोगों ने इसके अंदर एलिमेंट्स आपको चारों पढ़ने हैं, मैंने चारों का मतलब बताया, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। बाकी डिटेल में मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन ये आपको बहुत अच्छे से देख के चलने हैं, और हमारा इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है।